आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर के ऊपर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे। सभी का तैयारी बहुत बढ़िया से चल रहा होगा, सभी लोग मजे में होंगे। माय डियर ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू कर रहे थे हाइड्रोलिक मशीन। तो हाइड्रोलिक मशीन के अंदर हमने अब तक टरबाइन के ऊपर जितने भी कंसेप्ट हमको पढ़ने थे, हर एक तरह के टरबाइन को हमने देख लिया। इम्पल्स टरबाइन देखा, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन देखा, इम्पल्स टरबाइन के अंदर में हम पेल्टन व्हील देखे, इम्पल्स रिएक्शन के अंदर में हमने फ्रांसिस टरबाइन एंड कैपलान टरबाइन को बहुत अच्छे तरीके से देखा। न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। एक कंपोनेंट अब बच गई रिएक्शन टरबाइन की, जो कि मैंने आपको बोला था, जिसके ऊपर अलग से क्लास बताएंगे। ड्राफ्ट ट्यूब, ये वाला जो फोटो देख रहे हो फ्रांसिस टरबाइन, इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन टरबाइन। रेडियल इनवर्ड फ्लो ऑफ रनर इसमें लगा रहता है। रिएक्शन टरबाइन है ये। तो यहाँ पे देखिए, ये जो रनर है, रनर के नीचे से ये क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये फ्रंट व्यू आपको दिखाने का कोशिश कर रहा है ना। तो रनर के नीचे से यहाँ से एक ट्यूब ऐसा जा रहा है। देखिए, ये जो ट्यूब होती है, एक डाइवर्जिंग एरिया का इस तरह का रनर के नीचे इस तरह का ट्यूब लगाया जाता है। दैट पर्टिकुलर ट्यूब इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट ट्यूब। और इस ड्राफ्ट ट्यूब का काम क्या है? रनर से जो पानी एग्जिट करेगी, यहाँ पे चूंकि टरबाइन लगा हुआ है, उसका रनर लगा हुआ है, तो रनर से जो पानी एग्जिट कर रही है, इस पानी को लेके वो टेल रेस जो रहता है ना, टेल रेस तक पहुंचाना इसका मेन काम रहता है। और टेल रेस से वाटर आपकी जो रिवर है उसके डाउन स्ट्रीम में चला जाएगा। दिस इज द मेन फंक्शनिंग और वर्क ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। मैंने आपको बता रखा था इतना, ठीक है। इसके ऊपर विशेष एनालिसिस अभी करेंगे। और आप बहुत तरह के छोटे बड़े क्वेश्चंस जो आपके ड्राफ्ट ट्यूब के ऊपर से पूछेंगे कि ड्राफ्ट ट्यूब का मेन पर्पस क्या है, ये कैसे एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन को इम्प्रूव करता है ना। हम इम्पल्स टरबाइन के केसेस में क्यों ड्राफ्ट ट्यूब यूज नहीं करते हैं, व्हाई ड्राफ्ट ट्यूब इज ओनली यूज्ड इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइंस। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ओके, you will be easily able to answer, and whatever conventional question जो आपसे पूछेंगे related to this topic is very much easy। ज़्यादा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये था इंट्रोडक्शन। अब हम सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ये है, आइए कॉन्सेप्ट डिकोडर को ज्वाइन करिए और यहाँ से आप सिविल इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे और उम्दा तरीके से पढ़िए। बिकॉज आजकल ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होता है। जो लोग मतलब एक बिजनेस तरह का बना के चलते हैं, मैं झूठ अब क्या बोलूँ, जो खुद कोई एग्ज़ाम ज़िंदगी में क्रैक नहीं किए होते हैं, ऐसे ऐसे लोग यूट्यूब चैनल खोल के आपको 8,000 10,000 में कोर्स बेच देंगे, आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। और आप बोलते रहोगे सर फैकल्टी, मतलब झूठ सही बोल के ले लेंगे। ऐसा सिस्टम होता है। आप मतलब ऑथेंटिसिटी नहीं मिल पाती आपको, इसलिए ऑनलाइन थोड़ा परहेज रखिए। कंसेप्ट डिकोडर पे आपको जेन्युइन मिलेगा विथ क्लियर कट कंसेप्ट, फुल टू फुल कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट ऐसा पढ़ा देंगे। क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप ऑटोमेटिकली अपने अंतर मन से आपकी आंसर निकलेगी, है ना। अपने अंदर से आंसर निकालोगे, ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर याद करने फिर पढ़ने के बाद बैठ गए, फिर पढ़ाई का मतलब क्या। ओके, तो ये चीज़ होगा। बिहार झारखंड, आई एम फ्रॉम बिहार ओनली, सपोर्ट करिए। आइए, बिहार झारखंड यूपी एमपी राजस्थान, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर गेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, एसएससी जेई एग्जामिनेशन, स्टेट एई एग्जामिनेशन, स्टेट जेई एग्जामिनेशन, देन फॉलो कंसेप्ट डिकोडर। एक ना एक बार कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग तो लाइफ में पढ़नी ही पढ़नी है। इफ़ यू आर ए बीटेक स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट, फॉलो कॉन्सेप्ट डिकोडर। आइए, आप सभी का स्वागत है, वेलकम। सपोर्ट करिए, ओके। बस आपके सपोर्ट्स पे ही सब कुछ निर्भर करता है और कुछ नहीं, ठीक है। कंटेंट होना चाहिए, मेन चीज़ क्या है, सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। एलसीडी नहीं है तो क्या हुआ, सपोर्ट करेंगे तो आगे चल के वो भी आ जाएगा। टी शर्ट तो आ गया, देखिए, ओके। तो सपोर्ट होना चाहिए, मेन वही चीज़ है। चलिए चालू करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे ना, रिएक्शन टरबाइन में हम ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं, है ना। तो सबसे पहले रिएक्शन टरबाइन पे ही बात करेंगे। हम एक बार रिएक्शन टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब लगाएंगे, एक बार बिना लगाए हुए देखेंगे। मतलब रिएक्शन टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। अगर हम ये कंपैरिजन फाइंड आउट कर लेंगे तो ड्राफ्ट ट्यूब का रोल क्या है, वर्किंग क्या है ना, क्या काम करता है, सब कुछ हमें बहुत क्लियर कट, बहुत अच्छे तरीके से मालूम हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो मैंने पहला केस एक लिया कि रिएक्शन टरबाइन वर्किंग विदाउट ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका ये टरबाइन है,
दिस इज योर टरबाइन, इसको मैं लिखता हूँ टी से। तो ये इसको मैं कहता हूँ, मान लो सेक्शन 2, मतलब एग्जिट ऑफ टरबाइन। टरबाइन से ये एग्जिट है उसका, एग्जिट ऑफ टरबाइन, एग्जिट ऑफ टरबाइन, ठीक है। नाउ आपको मालूम है ये जो पानी यहां से एग्जिट करेगा, रिएक्शन टरबाइन है, तो जो एग्जिट वाटर है उसके पास जो प्रेशर होगा वो होगा P2 एंड जो वेलोसिटी होगा वो होगा V2। क्लियर है? P2 V2 वेलोसिटी के, P2 प्रेशर एंड V2 वेलोसिटी के साथ पानी आपका एग्जिट कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, अच्छे से सुनिएगा। नाउ लेट्स सपोज यहाँ पे आपका टेल रेस, दिस इज योर टेल रेस। तो जो पानी एग्जिट कर रहा है उसको अल्टीमेटली कहाँ पे जाना है? टेल रेस में जाना है। टेल रेस तो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है ना, टेल रेस इज एक्सपोज्ड इन एटमॉस्फेयर। सो इसमें जो प्रेशर लग रही होगी, जो प्रेशर टेल रेस में लग रही होगी वो लग रही होगी P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? अब सुनो फतेह की बात, मतलब मेन कहानी अब यहीं से शुरू होता है। सबसे पहला पॉइंट, कलर चेंज करते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट यहीं पर मैं लिखता हूं, जो पानी इस टरबाइन से एग्जिट कर रहा है उसका प्रेशर है P2। तो ये पानी टेल रेस में पहुंचे, इसके लिए क्या ये P2 का जो वैल्यू है वो इक्वल टू या ज़्यादा किससे होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, क्योंकि लो प्रेशर से हाई प्रेशर फ्लो तो होगा नहीं, समझ रहे हो? जनरली होता नहीं है, वो तो फ्लो सेपरेशन होने लगती है वहाँ पे। ठीक है, तो जनरली ऐसा होना चाहिए यहाँ पर कि टरबाइन से जो पानी निकल रहा है वो टेल रेस में पहुंचे। इसके लिए जो कंडीशन यहाँ पे मैंडेटरी है वो ये कंडीशन मैंडेटरी है कि P2 मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक, तभी जाके पानी जो है ना आपका टेल रेस तक पहुंचेगा। देन ओनली वाटर विल रीच टू टेल रेस। पहला पॉइंट इसके नीचे लिखिएगा डायग्राम बनाने के बाद, देन ओनली वाटर विल रीच टू टेल रेस, है ना? ये हम कह सकते हैं पहला केस। दूसरी बात सुनिए, सेकेंड पॉइंट, ये जो टरबाइन है ना ये है आपका रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। रिएक्शन टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था, रनर के ब्लेड पर देखना, रनर के ब्लेड के एंट्री पर देखना, वहां पर जब वाटर एंटर हो रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी दोनों है, और वाटर जैसे जैसे फ्लो करता है ब्लेड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, इसलिए V2 जो है एग्जिट पे वो V1 से कम है, और साथ ही साथ प्रेशर एनर्जी भी डिक्रीज होता है। काइनेटिक एनर्जी के कारण इंपल्स फोर्स, जिस कारण से रनर पावर मिलता हुआ चलता है, और प्रेशर एनर्जी जब डिक्रीज करती है तो वो बेसिकली क्या कर रहा है? अपना प्रेशर एनर्जी रनर को दे रहा है। क्यों? वहां पर रिएक्शन फोर्स डेवलप हो रही है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू एरोडायनामिक शेप ऑफ द ब्लेड, एरोफॉइल शेप ऑफ द ब्लेड। क्लियर है? तो मुझे ये बताइए कि ये जो P1 माइनस P2 रनर के एंट्री पर और एग्जिट पर ये जो प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, ये आपको मैक्सिमम मिलना चाहिए या मिनिमम? मैक्सिमम। क्यों? अगर मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस मिल रहा है मतलब जितना प्रेशर डिफरेंस है वो सारा का सारा कंट्रीब्यूट किस में हुआ है? इन रनर पावर कंट्रीब्यूट हुआ है ना? रनर पावर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट हो गया, तो रनर पावर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट हो गया मतलब एफिशिएंसी आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि फॉर ए गिवन सर्टेन आउट इनपुट यू आर गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट, तो एफिशिएंसी आपको ज्यादा मिलता हुआ चलेगा। तो ये डिफरेंस होना चाहिए मैक्सिमम। इसके लिए ये डिफरेंस मैक्सिमम होने के लिए P1 तो जितना है P1 तो जितना है P2 का वैल्यू फॉर दिस टू बी फिजिबल, सेकेंड पॉइंट में आपको लिखते चलना है डायग्राम के नीचे, फॉर दिस टू बी फिजिबल हम क्या ये कह सकते हैं कि P2 मस्ट बी मिनिमम। हम ये कह सकते हैं P2 का वैल्यू कम से कम होना चाहिए, तभी ये डिफरेंस मैक्सिमम मिलेगा, और ये डिफरेंस मैक्सिमम मिलेगा तो इसका मतलब एक ही है कि जो मतलब प्रेशर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है इन डेवलपमेंट ऑफ रनर पावर वो भी आपको ज्यादा मिल रहा है। तो अगर प्रेशर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा मिल रहा है मतलब रनर पावर अल्टीमेटली ज्यादा मिल रहा है कहीं ना कहीं, तो वो टरबाइन की एफिशिएंसी होगी ज्यादा। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्रेशर P2 जो है ये मैंडेटरी हो गया ना, कि जब हम ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगा रहे हैं, ड्राफ्ट ट्यूब का यही काम है कि ये P2 को कम से कम रखने में मदद करता है। अगर हम ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाएंगे तो ये जो P2 है
ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, मतलब ज़्यादा, समझ रहे हो। सो ऐसे केसेस में प्रेशर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ रनर पावर कम मिलता हुआ नजर आएगा आपको। एक तो ये प्रॉब्लम नजर आ रहा है हमको, है ना। और ड्राफ्ट ट्यूब का काम ये है कि ये जो प्रेशर है P2 उसको कम से कम मेंटेन करके रखता है, वो ड्राफ्ट ट्यूब का ये काम है, समझ गए। लेकिन अभी यहाँ पे चूंकि ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाए, तो ऐसे कंडीशंस में जो P2 का वैल्यू है इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू P ताकि पानी यहाँ से फ्लो करके टेल रेस में पहुंच पाए। और फिर हमने एफिशिएंसी वाला कंडीशन को भी देखा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पाने के लिए, मतलब ड्यू टू मतलब प्रेशर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम मिलता हुआ चले हमको, इसलिए P2 का भी वैल्यू होना चाहिए कम से कम, मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। 2 पॉइंट ये हमने समझा। तीसरा पॉइंट समझो, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कराया था याद है, अभी अभी एक क्वेश्चन हमने करवाया था, ठीक है। मतलब किस केस में, प्रोपेलर टरबाइन का लास्ट वाले क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था, आपके जस्ट अभी कॉपी पे होगा 2-3 पन्ना पहले, है ना। तो उस क्वेश्चन में देखो, याद करो, जो V2 का वैल्यू हमने निकाला था, V2 का वैल्यू वो कितना आया था, V2 इक्वल टू VF2, है ना, इक्वल टू VF1 होता है इन केस ऑफ एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। उसका वैल्यू आया था समथिंग 8.87 मीटर पर सेकेंड, इतना वैल्यू आया था। तो देखिए, इसको आप वेलोसिटी हेड कैलकुलेट करिए, मतलब ये वेलोसिटी हेड V2 स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा। तो V2 स्क्वायर बाई 2g मतलब 8.87 का स्क्वायर बटा 2 इंटू 9.81। ये तीसरा पॉइंट है समझने के लिए, ठीक है। तो ये जस्ट ये पिछला क्वेश्चन में है, तो उसी का डेटा हमने उठा लिया। तो ये वैल्यू लगभग आपको 4 मीटर आ जाएगी, 4.01 मीटर, लगभग 4 मीटर मान लो। तो पिछले क्वेश्चन से ही कंपेयर कर रहे हैं, आपका जो इनपुट था, टरबाइन जो वर्क कर रहा था, वो कितने हेड के लिए वर्क कर रहा था। इनपुट जो हेड था वाटर का, इट वाज समथिंग 5.5 मीटर। 5.5 मीटर का जो हेड है वो टरबाइन के अंदर आ रहा है, ठीक है, जिसके कारण टरबाइन काम करेगा। मतलब इतना हेड को हमको पावर वगैरह के फॉर्म में कन्वर्ट वगैरह सब कुछ करना है। और फाइनली जब वाटर एग्जिट कर रही है तो उसके पास वेलोसिटी कितना था, V2 वेलोसिटी था, प्रेशर भी कुछ ना कुछ है और वेलोसिटी भी V2 है। तो अभी केवल वेलोसिटी का बात देखते हैं। अभी अगर V2 वेलोसिटी है और उसके करस्पॉन्डिंग जो आप हेड देख रहे हैं यहाँ पे, केवल वेलोसिटी के कारण अगर देखेंगे तो ये हेड जो मतलब ये V2 जो वेलोसिटी है, ये कितना हेड अपने साथ लेके जाएगा, 4 मीटर का हेड इसके पास है। तो मतलब एक डिफरेंस अगर निकालोगे यहाँ पे, नेट डिफरेंस अगर निकालोगे 5.5 माइनस 4, ये कितना आ गया, लगभग 1.5 मीटर। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि जो आपका टरबाइन जो है, रियलिटी में टोटल एनर्जी अब जो आप टरबाइन को दे रहे हैं, उस टोटल एनर्जी का कितना एनर्जी यूज कर पा रहा है, बहुत ही कम। ये कितना होगा, 1.5 डिवाइडेड बाई आपका 5.5 इंटू 100। अगर मैं परसेंटेज में पूछूं, है ना, तो लगभग ये यूज कर पा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लगभग ये यूज कर पा रहा है, मात्र इसका एफिशिएंसी बहुत कम है, लगभग ये 27.27% यूज कर पा रहा है। बाकी का जो टोटल एनर्जी है वो सारा आपका वेस्ट हो जा रहा है। लगभग इतना यूज कर पा रहा है, 1.5 मीटर, मतलब टोटल 5.5 मीटर दिया आपने, उसका 1.5 मीटर हेड ही तो वो यूज कर पा रहा है। क्यों, बाकी जो V2 वेलोसिटी के साथ पानी बाहर निकलेगी, जो टेल रेस में अगर जाएगी, मान लो पहुंच गई, तो वो अपने साथ वो लेके चले जा रहा है टेल रेस में। तो वो अपने साथ अगर टेल रेस में चले जा रहा है तो वो अपने साथ हेड लेके वापस जा रहा है ना, V2 हेड लेके जा रहा है ना वापस। और हम यही तो देखते हैं, मतलब जो रनर पावर जनरेट होता है, जो इनकमिंग वाटर का काइनेटिक एनर्जी था V1 स्क्वायर बाई 2g, मतलब वेलोसिटी हेड के फॉर्म अगर देखें, माइनस V2 स्क्वायर बाई 2g। ये जो आपको हेड डिफरेंस मिलेगा, ये हेड डिफरेंस जो है, इट इज नथिंग बट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन रनर पावर। ये चीज तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, वो चेंज जो हो रही है, वो जो चेंज है वो किस चीज में यूज हो रही है, रनर पावर को जनरेट करने में। समझो कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे चूंकि V2 काफी मतलब ज्यादा हाई वेलोसिटी के साथ जा रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग हेड आपने देखा 4 मीटर, तो 5.5 दिया ही है आपने, 4 मीटर वो अपने साथ लेके ही जा रहा है। तो एनर्जी यूटिलाइजेशन कम कर पाया, टरबाइन जो है आपका एनर्जी को कम यूटिलाइज कर पाया। तो एनर्जी को अगर कम यूटिलाइज कर पा रहा है, तो ऐसे केसेस में
पावर भी कम जनरेट होगा, एफिशिएंसी भी कम मिलता हुआ चलेगा आपको, क्योंकि रन फॉर ए गिवन आउटपुट वी आर गेटिंग वेरी लो इनपुट, सॉरी फॉर ए गिवन इनपुट वी आर गेटिंग वेरी लो आउटपुट। तो एफिशिएंसी आपका ओवरऑल जो टरबाइन का है ये आपको कम मिलता हुआ नजर आएगा। समझ में आ रहा है बात? ये प्रॉब्लम एक, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप ड्राफ्ट ट्यूब नहीं डालेंगे तो ये जो चीज है ना V2²/2G, ये लॉस है, इतना हेड लॉस हो जा रहा है। इतना हेड क्यों लॉस हो जा रहा है? क्योंकि पानी उतना हेड अपने साथ लेके टेल रेस में चले जा रहा है, जिसका हम कोई यूज नहीं कर पा रहे हैं। इट इज गेटिंग लॉस्ट। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। तो इस चीज का हम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? इसका यूटिलाइजेशन हम कैसे करेंगे? हाउ टू यूटिलाइज दिस, ताकि ये लॉस नहीं हो पाए। तो आप डायग्राम पे देखो। वेट, डायग्राम नहीं, इसका मैं अभी नेक्स्ट आपको बताता हूँ। तो देखिए इस चीज का हम कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे। मान लीजिए कोई एक टरबाइन है, ठीक है। सेकेंड केस अब यहाँ पे लेके चलते हैं। सेकेंड केस, लेट्स सपोज सेकेंड केस, रिएक्शन टरबाइन RT वर्किंग विथ ड्राफ्ट ट्यूब, वर्किंग विथ ड्राफ्ट ट्यूब DT, है ना, वर्किंग विथ ड्राफ्ट ट्यूब। लेट्स सपोज दिस इज द टरबाइन। टरबाइन का ये एग्जिट पॉइंट, इसको मैं कहता हूँ पॉइंट 2, सेक्शन 2। यहां से वाटर एग्जिट कर रहा है P2 वेलोसिटी, सॉरी P2 प्रेशर एंड V2 वेलोसिटी के साथ। नाउ हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्यूब लगाते हैं डाइवर्जिंग एरिया का, इस तरह का डाइवर्जिंग एरिया, डाइवर्जिंग शेप का एक ट्यूब लगाते हैं, ठीक है। और ये जो ट्यूब लगाते हैं ना, ये टेल रेस में डूबा हुआ रहता है, ठीक है। अब ये क्यों रहता है, सब कुछ, सब लॉजिक डिस्कस करेंगे। टेल रेस में डूबा हुआ रहता है। टेल रेस में आपका प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM। टेल रेस में जो आपका प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM। तो पहला रोल समझिए, एप्लीकेशन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब का पहला रोल समझिए। देखिए जब अब ड्राफ्ट ट्यूब नहीं था, कंपेयर उसी से करना, जब ड्राफ्ट ट्यूब नहीं था तो ये जो V2 वाटर हम देख रहे थे, मतलब ये जो एग्जिट कर रहा है पानी, उसके पास जो V2 वेलोसिटी है, ये टेल रेस में चले जा रहा है, तो अपने साथ हेड लेके चले जा रहा है, जो कि लॉस हो रहा है। समझ रहे हो बात को? और वो तो हो ही रहा था, साथ ही साथ हमको ये P2 प्रेशर को भी हाई मेंटेन करना पड़ रहा था। क्यों? तभी फ्लो हो पाएगा ना। वो रिक्वायरमेंट क्या थी? P2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक, तभी आपका फ्लो पॉसिबल था, है ना, नहीं तो फ्लो पॉसिबल नहीं था। सो मैंने ये चीज सोचा, दिमाग लगाया कि देखो टरबाइन के एग्जिट पे हमारे पास दो चीज है। क्या क्या है? एक तो है मेरे पास ये मतलब प्रेशर P2/ρg, सॉरी P2/ρg, इतना प्रेशर हेड टरबाइन के एग्जिट पे, और वेलोसिटी हेड V2²/2G। ये दो एनर्जी मेरे पास टरबाइन के एग्जिट पर है। समझ रहे हो? और टू गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी, यहाँ पे मैं ये चेक कर रहा हूँ, मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब प्रेशर एनर्जी का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। टू गेट मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर एनर्जी इन रनर पावर, ये जो P2 का वैल्यू है ये कम से कम होना चाहिए। और P2 का वैल्यू अगर कम से कम मेरे को मेंटेन करना है, तो मेंटेन अगर करना है तो ये मैं कैसे करूं? ठीक है, ये कैसे करूं, पहले तो ये सवाल। और अगर P2 यहाँ पे कम है तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे फ्लो जनरली, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट हो गया ना, तो फ्लो सेपरेशन हो जाएगा, फ्लो जनरली होगा नहीं, वो फिजिबल नहीं होती है। हाई टर्बुलेंस वगैरह, हाई एनर्जी लॉसेस और ज्यादा देखने को मिलेगा, फिर तो जनरली होगा नहीं। तो हम क्या करें, हमने फिर ये ड्राफ्ट ट्यूब वाला सिस्टम निकाला। ये ड्राफ्ट ट्यूब वाला सिस्टम निकाला। ये ड्राफ्ट ट्यूब का काम क्या है, हमने क्या किया यहाँ पे बेसिकली समझिएगा बात को। हमने ये किया बेसिकली, ये जो V2²/2G जो हेड था पानी के पास एग्जिट ऑफ टरबाइन पे, इस हेड को हम कन्वर्ट करना चालू कर दिए प्रेशर हेड में। कहने का मतलब है, देखिए हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, तो हम P2 जो मेंटेन करेंगे ये तो कम से कम मेंटेन करेंगे ही, ये तो हम मिनिमम से मिनिमम मेंटेन करने का कोशिश करेंगे ही करेंगे। लेकिन ताकि वहां पे फ्लो वगैरह सब कुछ हो पाए, वाटर वहां से एग्जिट करके टेल रेस पे भी जा पाए, हमारे पास ये भी क्राइटेरिया है कि ये P2 जो हेड है, सॉरी P2 जो प्रेशर है, ये ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो हमने इस तरह का एक ट्यूब वाला सिस्टम लगा दिया। अब ये ट्यूब क्या करता है, इसका ये रोल है कि ये टरबाइन के एग्जिट पे ये P2 प्रेशर मेंटेन करने में काम करता है। पहला तो ये काम। दूसरा बात ये होता है, टरबाइन के एग्जिट पे जो टोटल हेड है पानी के पास, वो कितना है,
टोटल हेड है आपके पास P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G। समझना बात को, P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G, ये टोटल हेड है टरबाइन के एग्जिट पे पानी के पास। तो हम क्या करवाते हैं यहाँ पर, V2 स्क्वायर बाई 2G जो है, इतना जो हेड पहले वेस्ट हो जा रहा था, इसको मैं कन्वर्ट कराने का कोशिश करता हूँ प्रेशर हेड में। समझ रहे हो, इसको मैं कन्वर्ट कराने का कोशिश करता हूँ प्रेशर हेड में, P बाई रो जी में। अब ये कैसे हो रहा है, डाइवर्जिंग एरिया का ट्यूब लगा दिया, तो जैसे 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 फ्लो होगी, फ्लो नीचे आएगी, मतलब इधर पानी आएगी, तो एक कांस्टेंट हेड लेके आ रहा था वो, फिर फ्लो करने में हेड का यूटिलाइजेशन करेगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे पानी गिरेगा तो देखिए क्या होगा, क्योंकि एरिया इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा वेलोसिटी डिक्रीज होगा, तो वेलोसिटी हेड कमेगा, प्रेशर हेड बढ़ेगा। एरिया इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी एरिया इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी हेड कमेगी, प्रेशर हेड बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ते 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 प्रेशर हो जाएगा इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी वक्त हम पानी को डिस्चार्ज कर देंगे टेल वाटर में। समझे बात को, उसी क्षण हम पानी को डिस्चार्ज कर देंगे टेल वाटर में। ये जो टेल वाटर है ना, उसमें पानी को हम डिस्चार्ज कर देंगे उसी वक्त। सो इसलिए ये ड्राफ्ट ट्यूब रहता है, क्यों, जैसे वो फ्लो करेगा तो प्रेशर बढ़ाती है ना, प्रेशर बढ़ाने से जो पानी आपका इजीली फ्लो कर पाएगा और वो टेल रेस में चला जाएगा। समझ रहे हो बात को। और हम P2 जो मिनिमम प्रेशर टरबाइन के एग्जिट पे है, इसको भी हम मेंटेन कर पाते हैं, है ना, जो टरबाइन के एग्जिट पे मिनिमम प्रेशर P2 को भी मेंटेन कर पाते हैं। अब हमें कोई जरूरी नहीं है कि प्रेशर वहां पे टरबाइन के एग्जिट पे हमको P80 ही मेंटेन करना होगा या उससे ज्यादा, हम कम भी मेंटेन कर सकते हैं ये ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से। तो इस कारण से आपको रनर पावर ज्यादा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रेशर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल बढ़ जाएगी। सो क्या एक ड्राफ्ट ट्यूब लगा देने के कारण जो आपका सबसे पहले तो जो काइनेटिक एनर्जी पानी अपने साथ लेके चला जा रहा था, उसको आपने यूटिलाइज कर लिया सही तरीके से, और ओवरऑल टरबाइन का जो परफॉर्मेंस है, जो एफिशिएंसी है, उसको आप इंक्रीज कर पा रहे हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ना, ओवरऑल टरबाइन जो है उसका परफॉर्मेंस या फिर एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बाय जस्ट यूजिंग ए पर्टिकुलर ड्राफ्ट ट्यूब हियर। समझे बात को, ये चीज। और ये कैसे पॉसिबल है, ये लॉजिक मैंने आपको बताया, इसलिए डाइवर्जिंग एरिया डालते हैं ताकि एरिया इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे जैसे फ्लो होगी एरिया इंक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, वेलोसिटी हेड डिक्रीज होगा, तो वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो वेलोसिटी हेड अगर डिक्रीज हो रहा है, ये जो काइनेटिक एनर्जी एग्जिट वाटर के पास था वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब पानी का गति धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वेलोसिटी भी कम हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते बढ़ते इक्वल टू हो गया P एटमॉस्फेरिक के, हम वैसे ही डिस्चार्ज कर देंगे, मतलब टेल वाटर में पानी को छोड़ देंगे। समझ गए बात को, ये चीज ये रोल करवाती है, मतलब इसका ये काम है ड्राफ्ट ट्यूब का, है ना। तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये एग्जिट वाटर टरबाइन से जब वाटर एग्जिट कर रहा था, उसके पास जो वेलोसिटी हेड था उसको भी हमने यूटिलाइज करके ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन को हमने इंप्रूव कर दिया। समझे, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है वो, जो एनर्जी आपका वेस्ट जा रहा था उसी को यूज करके आपने एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। समझे, ये चीज होती है। अब देखो एक बात और, रिएक्शन टरबाइन की केस में जो भी रिएक्शन टरबाइन हमने आपको बताया, एक्सियल फ्लो या फिर रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, इनके केसेस में ये जो V2 स्क्वायर बाई 2G होता है ना, केवल मैं बात कर रहा हूँ V2 स्क्वायर बाई 2G के बारे में, ठीक है, केवल मैं बात कर रहा हूँ V2 स्क्वायर बाई 2G के बारे में। ये जो चीज होती है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% ऑफ टोटल एनर्जी होता है, 20 to 25% ऑफ टोटल एनर्जी। समझ गए बात को, अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, 20 to 25% ऑफ टोटल एनर्जी। सो उतना अगर हम ड्राफ्ट ट्यूब नहीं देते तो उतना मेरा वेस्ट हो जाता, वो एनर्जी मेरा वेस्ट हो जाता। सो ड्राफ्ट ट्यूब लगाने के कारण उस एनर्जी को भी पोटेंशियली हम यूज कर पा रहे हैं, और रिएक्शन टरबाइन है चूंकि, तो प्रेशर एनर्जी का भी कंट्रीब्यूशन हमको रनर पावर में मिलता हुआ चलना चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो कंडीशन है कि P2 मस्ट बी मिनिमम, तो वो मिनिमम प्रेशर एट एग्जिट ऑफ टरबाइन को भी हम मेंटेन कर पाते हैं। सो इसीलिए ओवरऑल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द
रिएक्शन टरबाइन गेट इंक्रीज्ड। इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्लियर है? तो ये चीज होता है विथ ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, अब इसका हम और प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। अभी एनालिसिस करेंगे और बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। ये एक जनरल ओवरव्यू था। अभी तक आपने कुछ लिखा है क्या? अगर लिखा है, हमने जो बोला है इससे कुछ समझ के लिखा है तो ठीक है। अब जो हम करने वाले हैं इसको 100% आपको लिखना है। ठीक है, अभी तक क्या क्या लिखा होगा? थोड़ा मोड़ा लिखा होगा, ये वाला पॉइंट लिखे होंगे आपने, है ना? ये लिखा होगा आपने। ओके, लॉजिक्स वगैरह जो हमने अभी डिस्कस किया, ये वाला लॉजिक लिखा होगा आपने। ओके, फिर ये कुछ लिखा होगा यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रॉपर एनालिसिस ऑफ रिएक्शन टरबाइन विथ ड्राफ्ट ट्यूब, या फिर आप सीधा एक टॉपिक बनाइए ड्राफ्ट ट्यूब एनालिसिस, या फिर कंसेप्ट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब हेडिंग डाल देंगे। कंसेप्ट डिकोडर पे कंसेप्ट ही चलता है। कंसेप्ट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, तो अब देखिए, अब समझ में आया मोटा मोटी हमको ड्राफ्ट ट्यूब तो लगानी ही लगानी है। तो देखो, ये आपका रिएक्शन टरबाइन। अब ये बनाना एकदम साफ साफ लिखना, आपको पढ़ना जरूरी है। टरबाइन टी, यहां से हम एक ट्यूब लगाएंगे जिसको हम कहेंगे ड्राफ्ट ट्यूब, जो कि होगा जिसका एरिया ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट, यहां पे होगा टेल रेस, दिस इज योर टेल रेस, है ना? दिस इज योर टेल रेस। ड्राफ्ट ट्यूब हमेशा टेल रेस में, सम लेंथ ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब हमेशा टेल रेस में डूबा हुआ रहेगा। ठीक है, ये क्यों, अभी इसका लॉजिक अभी डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज जहां पे ड्राफ्ट ट्यूब का एग्जिट है, जहां पे ड्राफ्ट ट्यूब का एग्जिट है उसी को मैं कंसिडर करता हूं एज डेटम पॉइंट। डेटम पॉइंट, लेट्स सपोज टेल रेस के अंदर में जो ड्राफ्ट ट्यूब का लेंथ डूबा हुआ है उसको मैं कहता हूं वाई लेंथ, और टरबाइन के एग्जिट से लेके टेल रेस के सरफेस तक जो ड्राफ्ट ट्यूब का लेंथ है उसको मैं कहता हूं एच एस, है ना? इसको एच एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, हाइट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब अबव द टेल रेस सरफेस, ऐसा कहते हैं अप टू रिएक्शन टरबाइन, एच एस, है ना? और जो टोटल लेंथ ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब है वो कितना होगा? लेंथ ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब एच एस प्लस वाई, हमेशा कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। दिस विल बी योर टोटल लेंथ ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। लेंथ ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब विल बी एच एस प्लस वाई। ये होता है आपका लेंथ ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, है ना? कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, ये वाई लेंथ को छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं कि जो लेंथ ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब है इट इज योर एच एस ओनली। नहीं नहीं नहीं, एच एस प्लस वाई इज योर टोटल लेंथ ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। इज इट क्लियर टू यू? ऑलवेज कीप इन माइंड। नाउ लेट्स सपोज पानी जो एग्जिट कर रहा है फ्रॉम रनर, इसको मैं सेक्शन 2 कहता हूँ, इसको सेक्शन 2 कहता हूँ। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ डेटम वाले सेक्शन को सेक्शन 3। यहाँ पे टेल रेस पे प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM। तो हेड फॉर्म में हम चीज़ों को लिखना चालू करते हैं, हेड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हेड होगा, है ना, प्रेशर हेड, इट विल बी P एटमॉस्फेरिक अपॉन रो जी। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इतना का प्रेशर हेड यहाँ पे लग रहा है। नाउ ड्राफ्ट जब टरबाइन से एग्जिट कर रहा है पानी, उसके बाद प्रेशर है P2 और वेलोसिटी है V2। ठीक है, प्रेशर है P2, वेलोसिटी है V2। P2 विल बी, P2 को हम मिनिमम रखना चाहते हैं, मिनिमम। ओके, P2 को हम मिनिमम रखना चाहते हैं। अब इसका मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस करेंगे। P2 को हम मिनिमम रखना चाहते हैं ताकि हमारा प्रेशर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो, है ना? और ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब मिलता हुआ, ऑफ द टरबाइन हमको मिलता हुआ चले। नाउ जब ड्राफ्ट ट्यूब से पानी एग्जिट कर रहा है आपका, है ना, मतलब सेक्शन 3 डेटा वाला जो सेक्शन लिया है, यहाँ पे पानी के पास, आपके पास, अब पानी के पास प्रेशर कितना होगा? लेट्स सपोज प्रेशर इज P3 एंड वेलोसिटी जो होगी यहाँ पे होगा वेलोसिटी V3।
क्योंकि अब वेलोसिटी v2 से v3 चेंज हो गई है। क्यों चेंज हो गई है? जब इन द लेंथ ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब आपका वाटर फ्लो कर रहा था तो हमने यही बोला था आपको कि जो काइनेटिक एनर्जी था टरबाइन के एग्जिट पे वाटर के पास, इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू प्रेशर हेड, है ना। हमको प्रेशर इंक्रीज करवानी थी, तो ऑब्वियसली जब ड्राफ्ट ट्यूब से पानी बाहर निकलेगी एग्जिट पे, दिस इज योर एग्जिट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, इसको हम कहेंगे एग्जिट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, एग्जिट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब। एंड दिस इज योर ऊपर वाला सेक्शन 2, इट इज योर नथिंग बट एग्जिट ऑफ टरबाइन, ठीक है, एग्जिट ऑफ टरबाइन। तो हमने यही बोला था कि जब लेंथ फ्लो कर रही है तो उस समय चूंकि यहाँ पे हमने इसलिए तो ड्राफ्ट ट्यूब डाला था, चूंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे आपकी फ्लो हो रही है क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीजेस, सो वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस मतलब प्रेशर इंक्रीजेस, और जैसे जैसे ये प्रेशर इंक्रीज P2 प्रेशर इंक्रीज होते होते P एटमॉस्फेरिक के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो आप जो फ्लो है आपका वो इजीली आप उसको डिस्चार्ज कर दोगे टेल रेस में, मतलब टेल रेस में आप पानी इजीली पहुंच जाएगी। इस चीज़ को करने में ड्राफ्ट ट्यूब आपका मदद कर रहा है यहाँ पे, समझ में आया बात, है ना। तो ये जो यहाँ पे जो प्रेशर P3 है, ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे जैसे फ्लो हो रहा है प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ड्राफ्ट ट्यूब में, मतलब P2 प्रेशर से P3 प्रेशर होगा ज़्यादा, ध्यान रखना, और V2 वेलोसिटी से V3 वेलोसिटी होगा कम, मतलब V2 होगा ज़्यादा V3 होगा कम, मतलब व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूटिलाइजिंग दी V2² / 2g जो हेड आपके पास था एग्जिट ऑफ टरबाइन के पास, एग्जिट ऑफ टरबाइन पे जो वाटर के पास काइनेटिक हेड था, काइनेटिक एनर्जी था, वी आर यूटिलाइजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। समझ में आ रहा बात, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर था। नाउ तो मैं यहीं पे लिखता हूँ, तो ये जो P3 का वैल्यू होगा, अगर हेड के फॉर्म में अगर मेरे को देखना है तो P3 = कितना होगा? सबसे पहले ये बताओ, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा या कम हो गया? कम होगा, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा होगा ना, ठीक है। P3 का वैल्यू पास्कल लॉ को यूज़ करूँगा, P3 का वैल्यू विल बी व्हाट, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे जो हेड है टेल रेस के सरफेस पे P ATM डिवाइडेड बाई ρg प्लस ये जो y डेप्थ का वाटर है उसका भी तो टोटल वेट आ रहा होगा, प्लस y, दिस मच अमाउंट ऑफ हेड प्रेशर हेड विल बी P3 विच इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ गए, इसलिए फ्लो यहाँ पे होगी इजीली, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ये V3 जो है इसका वैल्यू होगा लेस देन V2, हम ऐसा भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि V3 विल बी ऑल्सो लेस देन V2 बिकॉज वी आर यूटिलाइजिंग दी kinetic, we are utilizing the velocity head at the exit of turbine to get converted into pressure head in draft tube। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो V3 जो होगा इट विल बी लेस देन V2, ओके। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं कि why this particular y length of draft tube must be immersed in water। टेल रेस में ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लेंथ ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब हमेशा इमर्स्ड क्यों होना चाहिए, दिस इज योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट। एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कभी एसएसएल रीजनिंग में डाल दिया तो उसके पीछे का लॉजिक या रीजन भी आपको मालूम होना चाहिए, तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो ये डायग्राम आप बनाइए और सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, वाई दिस वाई लेंथ ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज ऑलवेज केप्ट इमर्स्ड इन टेल रेस, वाई this y length of draft tube is always kept immersed in tail race, क्यों? तो देखिए, ये मान लो आपका टेल रेस है, अच्छा टेल रेस को थोड़ा ऊपर लेते हैं ना, इमर्सिंग दिखाना है। ये मान लीजिए आपका टेल रेस है, दिस इज योर टेल रेस। पहला कंडीशन, ये जो टेल रेस है ये क्या है, मैंने आपको क्या बता रखा था, ये एक तरह का चैनल है ना, एक तरह का चैनल है, कैनाल है जो पानी को लेके जाएगा कहाँ पर, रिवर के डाउन स्ट्रीम में। तो ये कैनाल हम मतलब लाइंड कैनाल बनाते हैं, ऐसा तो नहीं अनलाइंड कैनाल छोड़ दिया, लाइंड कैनाल होता है जनरली, प्रॉपरली डिजाइन कैनाल्स होते हैं ये, ठीक है। अब देखो पहला केस, मान लीजिए ये टरबाइन है, पहला केस टरबाइन से जस्ट ड्राफ्ट ट्यूब ऐसा ही ऐसा है, ऐसा, ठीक है। अब यहीं से आपने एग्जिट कर दिया पानी का, मतलब यहाँ से एग्जिट कैसे हो गया, मतलब यहाँ तक जैसे फ्लो कर रही है तो यहीं तक पहुँचते पहुँचते ये जो पानी
मतलब प्रेशर था, ये प्रेशर इंक्रीज होकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो वहां से गिर सकता है पानी, अब डिस्चार्ज हो सकती है, नो प्रॉब्लम, अब नीचे आ सकता है। ठीक है, तो यहां से अगर पानी एग्जिट कर रहा है तो एक फ्री फॉल होगा पानी के पास, एक फ्री फॉल होगा पानी के पास। सबसे पहले देखो एक फ्री फॉल होगा, एक पर्टिकुलर हाइट से फ्री फॉल हो रहा है पानी का। ठीक है, अब मैं आपको एक आइडिया देता हूं, एक आइडिया देता हूं, यहां पे कितना सारा पानी है पहले ये अंदाजा है आपको? कितना सारा पानी निकलता आपको मालूम है? 700 मीटर क्यूब पर सेकेंड तक का डिस्चार्ज। अभी देखो पिछला वाला क्वेश्चन में ही जो क्यू हमारा आया था लगभग कितना आया था? 113 मीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? रिएक्शन टरबाइन जो जनरली वर्क करते हैं ना माय डियर, वो लगभग 600 से 700 मीटर क्यूब पर सेकेंड के डिस्चार्ज पर ऑपरेट करते हैं। 600 से 700 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ डिस्चार्ज का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस मतलब समझ रहे हैं, उसको लीटर में कन्वर्ट करिए। लगभग 700 अगर मान के चलते हो, 7 लाख लीटर ऑफ वाटर एक सेकेंड में, मतलब जो टरबाइन के अंदर 7 लाख लीटर ऑफ वाटर एंटर हुआ तो उसी सेकेंड 7 लाख लीटर ऑफ पानी वहां से निकल रही है। जितना एंटर करेगा उतना निकलेगा। 7 लाख लीटर पर सेकेंड पानी निकल रहा है, ये उतना ज्यादा पानी है। उतना ज्यादा पानी थोड़ा सा भी हाइट से फ्री फॉल करेगा एक वेलोसिटी के साथ, तो नीचे जो हमने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाया होगा उसका फ्लोर वगैरह जो होगा, एक तो वो क्रैक, उसका फेलियर, सो उसको प्रिवेंट करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनानी होगी, तो खर्चा लगेगा। पहला बात तो ये स्काउरिंग प्रॉब्लम होगा, यहाँ से उतना ज़्यादा पानी इतना इतना निकलेगा आएगा तो हाई टर्बुलेंस क्रिएट करेगा ये। सबसे पहले तो जब फ्री फॉल करेगी हाई टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, ईडी लॉसेस होगा, है ना, वहाँ पे हाईली मतलब टर्बुलेंट नेचर में वहाँ पे फ्लो हो रही होगी, जिस कारण से नीचे स्काउरिंग वगैरह होने की संभावना होगी। ठीक है, तो नीचे जो हम ये बनाए होंगे ये फ्लोर वगैरह कैनाल का, ठीक है, वो फेल हो जाएगा। इरिगेशन में हमने समझा रखा था, इसीलिए तो हम फ्लोर को बनाते हैं वहाँ पे स्काउरिंग वगैरह ना हो। ठीक है, इसलिए मजबूत हम बनाते हैं उसको, स्टोन पिचिंग वगैरह करते हैं। समझ में आ रहा है बात? इसलिए इसे हम जनरली फ्री फॉल अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज हाई टर्बुलेंस, turbulence will be very high, turbulence will be high। ठीक है, ओके, हाई हेड लॉस आपको देखने को मिलेगा, टर्बुलेंस विल बी वेरी हाई। तो इन सब चीज़ों के कारण जो टेल रेस है वो डैमेज हो सकती है, वो कैनाल आपका डैमेज हो सकता है। इसलिए वी ऑलवेज प्रीफर टू इमर्स दैट पर्टिकुलर ड्राफ्ट ट्यूब विद इन टेल रेस, बस यही एक लॉजिक है। इसलिए एक पर्टिकुलर लेंथ को हम इमर्स करके रखेंगे, तब इससे क्या होगा, जब अब डिस्चार्ज यहाँ से बाहर निकलेगी तो ये पानी के अंदर ही बाहर निकल रही है, तो जो एनर्जी उसके पास था फ्री फॉल के कारण जो एनर्जी आ रही थी, दैट एनर्जी नाउ इट इज गेट एब्जॉर्ब्ड, जिसको हम कहते हैं वाटर कुशनिंग इफेक्ट। इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़ाया था अभी रिसेंटली, वाटर कुशनिंग। तो उसी तरह का हम यहाँ पे इफेक्ट प्रोवाइड करके रखते हैं, वाटर कुशनिंग। समझ में आया? मतलब डायरेक्ट टेल रेस के अंदर ही हम रिलीज करते हैं पानी को, अब अंदर ही रिलीज होगा वो। समझे बात? ठीक है, यही लॉजिक है बस, और कुछ नहीं। इसलिए एक सर्टेन लेंथ इज ऑलवेज गेट इमर्स्ड, ओके, ताकि क्योंकि हाई टर्बुलेंस हो रहा था उसके कारण वहाँ पे जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे उसके नीचे वो स्ट्रक्चर को ज़्यादा स्ट्रांगली डिज़ाइन करना होगा, जिसमें खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगी, फिर चीज़ें वो बार बार टूटते रहेंगे। समझ रहे? 7 लाख लीटर पर सेकेंड में निकल रहा है, रोज रोज निकलेगा, हमेशा निकलेगा, तो कभी ना कभी जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर भी टूटेगा ना, फिर आपको बार बार मेंटेनेंस, रिपेयर सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा। इसलिए मैं क्यों ना कोई ऐसा ही जुगाड़ लगाऊं कि इस एनर्जी को, इतना जो हाई एनर्जी निकल रहा है, इसे एब्जॉर्ब कर लिया जाए, इसके कारण ज़्यादा प्रॉब्लम ही ना हो। तो टेल रेस के अंदर ही डुबा दिया। समझे? यही लॉजिक था। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। स्टेटमेंट रहता है कि ड्राफ्ट ट्यूब इज ऑलवेज इमर्स्ड इन टेल रेस ओनली। लॉजिक आएगा असर्शन, तो टर्बुलेंस वर्बुलेंस आपको लिखा हुआ रहेगा, नीचे का इधर स्ट्रक्चर फेलियर लिखा हुआ रहेगा, टिक लगा देने का, हाँ वही करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट रीजन है इसका। ठीक है, लिखवा देता हूं, तो लिखिए
as discharge as high discharge get exit from draft tube, comma, due to free fall, comma, high turbulence will be generated, comma, scouring will increase below the draft tube. So to absorb this high energy, draft tube is always kept immersed in tail race. समझ गए बात? ये सब कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरे यूट्यूब पे जहाँ भी मशीन का वीडियो पड़ा है वो बोल देंगे, लेकिन लॉजिक नहीं है ना। लॉजिक भी होना चाहिए अपने पास, क्योंकि हम स्टेट ए भी देंगे, आईईएस भी देंगे, जेई भी देंगे, कहीं पर भी पूछ सकता है। अब आगे लिखिए, वो डायग्राम आपने बनाया ही है, जो हमने डायग्राम अभी शुरू किया था वो डायग्राम आपने बनाया है, तो आगे फिर डेफिनेशन भी लिख लेते हैं जरा ड्राफ्ट ट्यूब का। लिखिए, वो डायग्राम के नीचे लिखिए, मतलब यहाँ से कंटिन्यू करो। कहाँ से? इस वाले डायग्राम से, यहाँ से कंसेप्ट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब मैंने बोला था, तो ये डायग्राम बनाइए, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये दो डायग्राम बनाइए, फिर उसका लॉजिक ये लिखिए, अब ये डेफिनेशन लिखिए। ड्राफ्ट ट्यूब, इट इज ए डाइवर्जिंग एरिया ट्यूब इंस्टॉल्ड एट द एग्जिट ऑफ रनर एंड यूज टू यूटिलाइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर अवेलेबल एट द एग्जिट ऑफ द रनर। ठीक है, नेक्स्ट, ड्राफ्ट ट्यूब हेल्प इन कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनर, नहीं, काइनेटिक एनर्जी एट एग्जिट ऑफ अवेलेबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर एट एग्जिट ऑफ रनर। एक मिनट, ड्राफ्ट ट्यूब हेल्प्स इन कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी एट एग्जिट ऑफ, अरे नहीं, सही तो लिखा था, मैं क्या पढ़ लिया, एट एग्जिट ऑफ रनर, सही तो लिखा था, एट एग्जिट ऑफ रनर इनटू प्रेशर एनर्जी, सही लिखा हुआ था, हम फालतू मिटा दिए, इनटू प्रेशर एनर्जी। ठीक है, हम ये एग्जिट शब्द नहीं पढ़ पाए थे। ओके, नेक्स्ट, इसी में एक पॉइंट लिखिए, ड्राफ्ट ट्यूब discharges water into tail race, discharges water into tail race, into tail race, ये भी उसका काम है। ठीक है, मतलब जो पानी एग्जिट कर रहा है उसको टेल रेस में पहुंचाना। नेक्स्ट, बाय डूइंग सो कहने का मतलब है कि जो मतलब बाय डूइंग सो, ये जो मैं कह रहा हूँ इसमें लिखो, ऊपर यहाँ पे लिखो, v2 स्क्वायर बाई 2g को जो ये कन्वर्ट कर रहा है p बाई रो जी में, है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्सन इनटू प्रेशर एनर्जी, है ना, या फिर काइनेटिक हेड का कन्वर्सन इनटू प्रेशर हेड, तो वही लिखा हूँ, बाय डूइंग सो इट हेल्प्स अस टू मेंटेन मिनिमम P2, मतलब मिनिमम P2 हम मेंटेन कर पाएंगे, वेयर एट एग्जिट ऑफ द रनर, है ना, वहाँ पे हमको P2 मिनिमम चाहिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ द टरबाइन विल इंक्रीज। ये परफॉर्मेंस एफिशिएंसी तो आपको समझ में आ रहा है कि मतलब रिएक्शन फोर्स का कंट्रीब्यूशन हम मैक्सिमाइज करवा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, P2 को कम से कम मेंटेन करने के बाद। यहाँ पे अब दो कॉन्सेप्ट आ गया, ये P2 का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, पहला तो ये चीज, दूसरा बात ये परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन का बारे में क्या बात कर रहा है। एफिशिएंसी तो चलो भाई मालूम हुआ, फॉर ए गिवन इनपुट व्हाट इज द आउटपुट व्हाट वी आर गेटिंग, परफॉर्मेंस मतलब क्या बात कर रहा है, एक टर्म एक चीज भी रह जाती है, तो अभी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये नोट बना के कुछ लिखिए, इसमें मिस्टेक करते हैं। लेंथ ऑफ जो ड्राफ्ट ट्यूब होता है इट इज HS प्लस वाई, HS प्लस वाई सम टोटल इज योर लेंथ ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, HS is your height of draft tube above tail race to turbine, Y is length of draft tube immersed in water, समझ गए, और हमेशा वो हम एक इमर्स करके रखते ही रखते हैं, बस। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमको P2 के लिए एक एक्सप्रेशन बनाना है। ये जो P2 हम कम से कम मेंटेन करना चाहते हैं ना, तो ये P2 हम कितना कम से कम मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन निकालनी है, P2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई एनर्जी इक्वेशन, अप्लाई बर्नौली एनर्जी इक्वेशन, है ना, बर्नौली एनर्जी इक्वेशन
इक्वेशन बिटवीन सेक्शन 2 एंड 3, सेक्शन 2 एंड 3। ये कहाँ से देखोगे? जो डायग्राम आपने बनाया अभी कंसेप्ट को स्टार्ट करते वक्त, ये सेक्शन 2 एंड दिस इज योर सेक्शन 3। मतलब एग्जिट ऑफ टरबाइन मतलब एंट्री टू दी ड्राफ्ट ट्यूब एंड एग्जिट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। समझ गए? इन दोनों के बीच में हम बर्नौली एनर्जी इक्वेशन लगा देंगे। तो देखिए हम इक्वेशन लिखेंगे, हम हेड फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, जो टोटल हेड है, टोटल हेड हम कैसे लिखते हैं? प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड। तो प्रेशर हेड एट एंट्री पॉइंट टू P2 बाई रो जी, वेलोसिटी हेड V2 स्क्वायर बाई 2g, डेटम हेड, डेटा हमने यहाँ कंसिडर कर रखा है तो y प्लस HS विल बी योर डेटम हेड। तो that will be your total head at point 2 which must be equal to total head at कहाँ पे? पॉइंट नंबर 3। तो टोटल हेड एट पॉइंट 3, प्रेशर हेड P3 स्क्वायर बाई P3 बाई रो जी प्लस V3 स्क्वायर बाई 2g प्लस डेटम हेड 0 प्लस, और क्या, जब पानी फ्लो करेगा ड्राफ्ट ट्यूब में उसमें हेड लॉस भी तो होगा ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो फ्रिक्शन के कारण अगर कुछ हेड लॉस हो रहा है तो उसे हमें कंसिडर करना होगा। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली तो होगा ही होगा। तो कुछ अमाउंट भी होगा, वो हेड लॉस हमको कंसिडर करना होगा। समझ गए? अब क्वेश्चन सॉल्विंग करते वक्त अगर एग्जामिनर आपको दिया है कि कंसिडर फ्रिक्शनल हेड लॉस तो ही हम कंसिडर करेंगे, अगर नहीं दिया है तो हम कंसिडर नहीं करेंगे उसे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, तो वी कैन राइट द एनर्जी इक्वेशन बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। सो हम लिखते हैं भाई, क्या लिखोगे बाबू लोग? P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, प्रेशर हेड वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड HS प्लस y मस्ट बी इक्वल टू P3 बाई रो जी प्लस V3 स्क्वायर बाई 2g प्लस 0 डेटम हेड 0 प्लस HF head loss due to friction in draft tube। This will be your energy equation। अब मुझे ये बताइए, what is the value of P3? By using Pascal law I can easily say, जो ये P3 by rho g होगा इसको हम लिख सकते हैं P ATM by rho g plus y। This much amount of pressure will be this particular thing, है ना? तो use this value here in above equation। हम यूज करते हैं, तो यूजिंग हम लिख सकते हैं P2 बाई रो जी प्लस V2 का स्क्वायर बाई 2g प्लस HS प्लस y इक्वल टू P ATM बाई रो जी प्लस y प्लस V3 स्क्वायर बाई 2g प्लस HF फ्रिक्शन हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। y दोनों बगल से खत्म, ये दोनों बगल से खत्म। अब जरा सिंप्लीफाई करो, हमको बेसिकली P2 बाई रो जी का वैल्यू निकालना है ना? तो P2 बाई रो जी इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए P ATM बाई रो जी तो है ही प्लस V3 स्क्वायर बाई 2g पहले से ही था माइनस V2 स्क्वायर बाई 2g आ जाओ, ठीक है, प्लस HF पहले से ही था माइनस HS आ जाओ, ये आ गया। और कुछ आएगा? और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं चीज़ों को। यहाँ पे देखिए लॉजिक देखिए, सबसे पहला पॉइंट V2 जो है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन V3 की नहीं, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो रनर के एग्जिट पे था वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू प्रेशर। तो जो एग्जिट कर रहा है मतलब जिस वेलोसिटी के साथ एग्जिट करेगा ड्राफ्ट ट्यूब से आपका वाटर, उसका वेलोसिटी कम होगा। तो V2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन V3। सेकेंड थिंग, HF और HS के बीच में अगर हम कंपेयर करेंगे तो HF का वैल्यू HF विल बी लेस देन HS। ये बात भी सही है ना? HF हमेशा HF की मैग्नीट्यूड बहुत कम होती है, तो जनरली हम ये कह सकते हैं। और ये तो हमेशा ट्रू है पहला वाला, और सेकेंड वाले को जनरली कह सकते हैं।
मान लो कभी ऐसा कंडीशन हो गया कि फ्रिक्शन हेड लॉस बहुत ज़्यादा दे दिया है, तो वो भी फिजिबल एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन को सेट कर सकता है। इन प्रैक्टिकल चीज़ों को भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अब देखिए, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, P2 बाई रो जी इक्वल टू P ATM बाई रो जी। ठीक है, रो जी हम ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस, देखो क्या लिख सकते हैं, माइनस, एक मिनट, माइनस V2 बाई रो जी प्लस माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस आपका हम लिख सकते हैं V3 स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस एच, नहीं प्लस एच एफ, माइनस एच एस, फिर ये प्लस एच एफ, ऐसा लिख पाएंगे। ठीक, ऐसा हम लिख पाएंगे। अभी ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। मतलब ये जो ओवरऑल टर्म है ना, ये जो ओवरऑल टर्म है, इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा इसके बारे में ज़रा हमको सोचना है। इसका मैग्नीट्यूड के बारे में ज़रा सोचना है। तो सबसे पहले देखो, V2 इज ग्रेटर देन V3। यहाँ पे माइनस साइन मैंने लगा दिया, आ चुका है माइनस साइन। ये ब्रैकेट नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, जस्ट ब्रैकेट हमने आपको इसके मैग्नीट्यूड को सोचना है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया था। ये ऐसे माइनस, मतलब यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, इसके मैग्नीट्यूड को सोचना है। तो देखिए V2 जो है V3 से ज़्यादा है, तो मेरे को ये बताओ, ये जो टर्म होगा, मतलब माइनस, छोड़िए इसको, हम और थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए हम ऐसा रीअरेंज कर दिए, P ATM बाई रो जी, मैं यहाँ से माइनस को ही कॉमन निकाल लेता हूँ, ये माइनस कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, V2 का स्क्वायर बाई 2G माइनस V3 का स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, फिर इन दोनों में से इस माइनस को कॉमन निकाल लिया, माइनस, फिर ब्रैकेट में क्या बचा, HS माइनस HF। ठीक है, अब जरा कंपेयर करो मैग्नीट्यूड को, चूंकि V2 इज ग्रेटर देन V3, तो ये जो टोटल वैल्यू होगा इट विल बी पॉजिटिव। नाउ HS जो मैंने बोला, इट इज जनरली ग्रेटर देन HF, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू भी होगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव मिला। अब ऐसा करो, जब ये पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, ये दूसरा टर्म, तो ये जो पहला टर्म जो डिफरेंस आ रहा है, इसका वैल्यू तो होगा ज़्यादा ना दूसरे टर्म से, वो भी ट्रू है ना, ये चीज़ भी जनरली ज़्यादा ही होगा दूसरे वाले टर्म से। सो मान लो पहला टर्म से दूसरा टर्म घटाएंगे, पहले वाले टर्म से दूसरा वाला टर्म घटाएंगे, तो जो आपको वैल्यू मिलेगा, मतलब यहाँ का ये सब्ट्रैक्शन का टोटल वैल्यू ओवरऑल ये होगा पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। कहने का मतलब है इधर आपका क्या है, P2 बाई रो जी है ना, तो P2 बाई रो जी इक्वल टू P ATM बाई रो जी माइनस सम पॉजिटिव वैल्यू। मतलब ये जो P2 बाई रो जी आपको हेड मिल रहा है, इट इज ऑलवेज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। तो ये चीज आपके ड्राफ्ट ट्यूब के इक्वेशन से निकल रहा है कि नहीं, मतलब यही तो मैं आपको समझा रहा था कि ड्राफ्ट ट्यूब का यही काम था कि वो टरबाइन के एग्जिट पे प्रेशर P2 को मेंटेन रखता है, मतलब P2 वहाँ पे हो, है ना, ये चीज़ करने में ड्राफ्ट ट्यूब आपको काम करती है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इक्वेशन जब अप्लाई किए तो ये चीज़ हो रहा है, फिजिबल हो रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आ रही थी कि टू मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर एनर्जी इनटू द रनर पावर, ताकि आपका एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन आपको मिले ज़्यादा। इसके लिए हमको क्या करना था, P2 के वैल्यू को कम से कम रखना था, मिनिमम रखना था। सो P2 का वैल्यू यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर या उससे कम ही है। ठीक है, इन रेयर केसेस वो उसके बराबर हो सकता है। उसके बराबर कब हो जाएगा, उसके बराबर तभी हो जाएगा जब ये जो पॉजिटिव वैल्यू है जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, तभी वो उसके बराबर होगा, नहीं तो इन जनरल कंडीशन वो उससे कम ही रहेगा, है ना। ड्राफ्ट ट्यूब यही करवा रहा है, ड्राफ्ट ट्यूब का यही रोल है, टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर प्रेशर P2 लेस देन P एटमॉस्फेरिक। क्लियर है।
सो इस इक्वेशन से आप देख पा रहे हैं कि P2/ρg जो है इट इज लेस देन P_ATM/ρg। और ये चीज को मेंटेन करने में कौन काम कर रहा है? ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब के माध्यम से ये चीज हम कर पा रहे हैं। ठीक है। नाउ टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आपको ज़्यादा मिलता हुआ नजर आए, इसलिए देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि P2/ρg मस्ट बी मिनिमम लेस देन व्हाट। क्या कितने से कम होगा, क्या होगा ये मालूम नहीं, मस्ट बी मिनिमम, कम से कम होना चाहिए टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी, टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। नेक्स्ट, तो कम से कम होना चाहिए, तो ये इसका कम से कम वैल्यू हम कितना ले सकते हैं? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? व्हाट विल बी द मिनिमम, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू? मेरा सवाल ये है आपसे, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? कितना कम से कम लेना तो है, कम से कम, लेकिन कितना? 0 हो सकता है कि नहीं? P2 का वैल्यू कम से कम कर देंगे तो हम 0 कर देंगे। 0 से भी छोटा कुछ होगा क्या? नहीं। या उससे छोटा वैक्यूम नेगेटिव में कर दो, है? लेकिन नेगेटिव में करने का कोई मतलब है क्या? नहीं, वो तो फ्लो फिर बैकवर्ड होने लगेगा। क्या करोगे? कितना लोगे P2 का वैल्यू? देखो यहाँ पे फ्लो किस चीज का है? वाटर का है ना। टरबाइन वगैरह में जो भी यहाँ पे फ्लो हो रही है, जो फ्लूड, इट इज योर वाटर। सो साइफन जब हम पढ़ा रहे थे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में, मैंने वहाँ पे आपको समझाया था कि ये जो प्रेशर है, अगर प्रेशर डिक्रीज होते 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 वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के बराबर आ जाएगा या उससे नीचे हो जाएगा तो वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग। पानी क्या करेगा? बॉयल करना चालू कर देगा। अब पानी अगर बॉयल होगा तो क्या होगा? बबल्स बनेंगे। बॉयल जब होगा तो क्या होगा? बबल्स बनेंगे, गोल 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 बबल्स बनेंगे। कब? ये कब होगा? जब आपका ये जो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर जो है इट बिकम्स लेस देन वेपर प्रेशर या उसके बराबर, तब होगा। मतलब वेपर प्रेशर वो प्रेशर है जिससे ऊपर हमेशा प्रेशर होना चाहिए, ताकि क्यों? क्योंकि अगर वेपर प्रेशर से कम का प्रेशर अगर हम रहेगा तो वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग, जिस कारण से बबल फॉर्मेशन होगी। अब ये बबल फॉर्मेशन का एक गजब कहानी है, सुनिए वो कहानी क्या है, बहुत सारा डाउट क्लियर होगा। ये यही सब कॉन्सेप्ट होती है, कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब ये कहानी को सुनो। देखो ये टरबाइन है, यहाँ पे आपके इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी हमें। ये ड्राफ्ट ट्यूब ऐसे लगाया हुआ है, दिस इज द टरबाइन एंड दिस इज ड्राफ्ट ट्यूब। टरबाइन के एग्जिट पे ये प्रेशर का हम बात कर रहे थे ना, टरबाइन के एग्जिट पे, मतलब टरबाइन का जो रनर होगा, है ना, रनर के ब्लेड के एग्जिट पे, वहीं पे प्रेशर P2। मतलब ओवरऑल टरबाइन के एग्जिट पे हम बात कर रहे हैं, हियर एट पॉइंट 2। मतलब टरबाइन के एग्जिट कहने का मतलब जो रनर लगा है उसके ब्लेड के एग्जिट पे जो टिप है ना, वहीं पर ये प्रेशर P2 आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज द प्रेशर। तो लेट कहानी सुनो। लेट कि ये P2/ρg जो है ना, ये जो हेड है, ये मतलब P2 प्रेशर को आपने इतना कम कर दिया कि इट बिकम्स लेस देन P वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर बाई ρg। आपने वेपर प्रेशर से कम कर दिया। जो प्रेशर है कहाँ पर? एट एग्जिट ऑफ टरबाइन बिकम्स लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ये हेड फॉर्म में लिखा तो इसलिए हेड फॉर्म में आपको मैंने इक्वेशन लिख के दिखा दिया। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? मैंने बोला यहाँ पे वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग, पानी में बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, बबल्स बनना चालू हो जाएंगे। क्या होगा? बबल्स बनना चालू हो जाएगा। तो टरबाइन के एग्जिट पे, यहाँ पे मतलब रनर के टिप पे, एग्जिट पे, वहाँ पे बबल्स बनना चालू हो जाएंगे। ये बबल्स ऐसे बने, कहानी सुनना, ये गोल 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 प्यारे 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 बबल बने। बबल समझ रहे हो ना? अरे साबुन का पानी फूकते थे, याद है? बबल जाता था ना ऊपर, वही वैसा ही बबल यहाँ पे बनना चालू हो जाएगा।
ये बबल बड़े होते हैं खतरनाक। ये क्या होंगे, यहाँ पे तो फ्लो हो ही रहा है, यहाँ पे फ्लो तो हो ही रहा है ना, फ्लो हो ही रहा है, बबल भी बन रहा है। मान लो ये जो फ्लो हो रहा है, फ्लो के साथ बबल आ जाएंगे आपके ड्राफ्ट ट्यूब में, फ्लो के साथ ये बबल आ जाएंगे आपके, धीरे 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 ड्राफ्ट ट्यूब में फ्लो करना चालू कर देंगे। ड्राफ्ट ट्यूब में पानी के साथ बबल भी आ रहा है, बबल ये ड्राफ्ट ट्यूब में आ जाएंगे, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब में बबल भी आ रहा है, पानी भी फ्लो हो रहा है, पानी बबल दोनों मिक्स होकर अब फ्लो हो रहा है, बबल भी बन रहा है, पानी बबल दोनों मिक्स होकर फ्लो हो रहा है, ऐसा समझो, समझा। अब देखो क्या होगा, जैसे 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 ये बबल ड्राफ्ट ट्यूब में मूव करेगा, ड्राफ्ट ट्यूब में मूव कर रहा है, ड्राफ्ट ट्यूब में क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। ड्राफ्ट ट्यूब में तो फ्लो की प्रेशर इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता होगा, होते 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 मान लो प्रेशर बिकम्स जस्ट ग्रेटर देन वेपर प्रेशर, प्रेशर जो है वेपर प्रेशर से ज्यादा हो गया, जस्ट लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ तक बबल कुछ पहुंचे थे, यहाँ तक जब बबल पहुंचे तो जो प्रेशर था ना वो जस्ट वेपर प्रेशर से ज्यादा हो गया। यहाँ पे P becomes equal to greater than not equal to greater than your vapor pressure। सुनना कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वेपर प्रेशर, क्योंकि ड्राफ्ट ट्यूब में तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो वेपर प्रेशर से ज्यादा प्रेशर जैसे ही आ गया तो अब क्या होगा, सुनो बात, बबल फट जाएगा, इट विल कोलैप्स। बबल जैसे ही फटेगा, बबल के अंदर क्या था, हवा कुछ भी नहीं था, एयर भरा हुआ था, बबल फटा, वहां पे वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस फ्लो में जैसे बबल थी फट गई, खाली स्पेस, वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो अगल बगल का वाटर करेगा रस, ताकि वो वैक्यूम स्पेस को भर दिया जाए। समझ में आ रहा है, फ्लो आगे भी हो रहा है, ऐसा भी फ्लो हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो बबल नीचे आएंगे, बबल नीचे आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो बबल हो जाएगा, बबल फट जाएगा। बबल जैसे फटा तो वो जो वैक्यूम वहां पे क्रिएट हुआ, पीछे से वाटर रस कर जाएगी वो वैक्यूम को फिल करने के लिए। तो ये जो पीछे से एक वेव बन रही है ना, वाटर जो रस करके जा रही है टू फिल दैट पर्टिकुलर वैक्यूम, एक हाई प्रेशर वेव बनता है। यहाँ पे बैक फ्लो होने लगा, यहाँ पे पहली बात तो ये बैक फ्लो होने लगा ड्राफ्ट ट्यूब में, तो एक हाई प्रेशर वेव बनेगा। ये जस्ट ड्राफ्ट मतलब जो आपका ये है ना, कौन सा, टरबाइन का एग्जिट, जस्ट टरबाइन के एग्जिट के थोड़े ही नीचे गए तभी ये सब कंडीशन देखने को मिल जाता है ना, वहीं से बैक फ्लो होना चालू हो जाता है। मतलब जस्ट इतना का डिफरेंस होगा, 1-1.5 मीटर का, उतने में वही वाले रेंज में ये सब चीज होते रहता है, समझे। तो वहां पे एक बैक वेव जनरेट होगा, ये जो बैक वेव है हाई प्रेशर के साथ जनरेट होगा, समझ रहे हो, बैक वेव हाई प्रेशर के साथ जनरेट होगा, और ये कहाँ जाके हिट करेगा, ये जाके हिट करेगा जो रनर था, उसका जो ब्लेड था उसके एग्जिट वाले टिप पे, उसके एग्जिट वाले टिप पे ये जाके हिट करेगा, क्योंकि पानी तो वहीं से एग्जिट कर रहा है। मतलब ओवरऑल कह लीजिए ब्लेड को हिट करेगा जाके, पानी ब्लेड को लगातार हिटिंग करते रहेगा, क्योंकि ये प्रोसेस एक बार होने के बाद वो कंटिन्यूटी बन जाएगी, इस तरह से होते रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक बार, मतलब ये जो अभी बता रहा हूँ ये इनिशियल सेटअप बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा होगा, फिर एक साइकिल कंटिन्यू रहेगा, चीजें साइमल्टेनियसली सब चीजें होते रहेंगे। मतलब बैक प्रेशर भी जनरेट हो रहा है, बबल भी जनरेट हो रहा है, सब हो रहा है, फूट रहा है, सब कुछ होते रहेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अभी तक क्या आपने समझा, ये जो एक बैक प्रेशर वेव जनरेट हुआ एक हाई प्रेशर के साथ, ये जाके रनर के ब्लेड को हिट करेगा, तो इस रनर के ब्लेड के अगल बगल एरिया में, उस लोकल एरिया में वो प्रेशर को बढ़ा देगा। क्या करेगा, प्रेशर को बढ़ा देगा, क्योंकि ये तो हाई प्रेशर वेव था ना, तो ये गया उधर, तो उधर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो ये चूंकि वहां पे प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, समझना कॉन्सेप्ट, चूंकि वहां पे प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो ये देखो ये जो बबल बन रहे थे आपके कहाँ पे बन रहे थे, रनर के ब्लेड के एग्जिट पे, तो अब वहां पे भी अभी भी बबल बन रहे, तो अभी जो वहां पे बबल बन रहे हैं, चूंकि वो उस लोकल एरिया का प्रेशर इंक्रीज हो गया ड्यू टू दिस बैक फ्लो, तो बबल वहीं ब्लेड के ऊपर ही बनेंगे, वहीं फूटेंगे, बबल वहीं बन रहे होंगे, वहीं फूटेंगे, वहीं बनेंगे, वहीं फूटेंगे, बन रहा है फूट रहा है, बन रहा है फूट रहा है, बन रहा है फूट रहा है, बन रहा है फूट रहा है। बचपन में पटाखा फोड़े हैं, वैसा ही कुछ लग रहा है ना, बम फोड़ने जैसा, बम बना फटा, बम बना फिर फटा, बम बना फिर फटा,
तो ब्लेड के ऊपर ये बनते रहेंगे, फटते रहेंगे, बनते रहेंगे, फटते रहेंगे, और ऐसा तब तक चलते रहेगा जब तक वो ब्लेड को तोड़ ना दे, क्योंकि इसके कारण एक फोर्स लग रहा है ना प्लेट के ऊपर। ठीक है, तो इसके कारण ब्लेड में गड्ढे 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 हो जाएंगे। ठीक है, जो बार बार फोर्स लगेगा उसके कारण ब्लेड का मटेरियल उधड़ने लगेगा, पिटिंग होगी, पिटिंग, इरोजन, ये सब चीजें होना चालू हो जाएंगे। पिटिंग, इरोजन वगैरह होगा, ये तब तक होते रहेगा, और ये तब तक ये बैक फ्लो होते रहेगा जब तक उसको तोड़ ना दे, ब्लेड को तोड़ के ही दम मारेगा। ये जो ओवरऑल प्रोसेस है ना, इसको कहा जाता है कैविटेशन। समझ गए बात को? दिस इज योर व्हाट? कैविटेशन। कैविटेशन कॉन्सेप्ट समझ गए? समझ के लिख लेने का। ठीक है, नहीं भी लिखोगे जरूरत नहीं है, दिमाग में होना चाहिए हो क्या रहा है। यहाँ पे बैक फ्लो, यहाँ पे लिख देता हूँ हाई प्रेशर वेव बैक फ्लो, हाई प्रेशर वेव बैक फ्लो, बैक फ्लो, हिट, हिट द रनर ब्लेड, रनर ब्लेड। ठीक है, समझ गए बात? इस प्रोसेस को कहा जाता है कैविटेशन। तो कैविटेशन अगर होगा, होने लगेगा मान लो टरबाइन के अंदर, तो उसकी परफॉर्मेंस हो जाएगी हैम्पर। वो बेटर वे में परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसका ड्यूरेबिलिटी भी नहीं रहेगा फिर ज़्यादा, क्योंकि उसकी लॉन्जिटिविटी नहीं रहेगी। ड्यूरेबिलिटी जैसे हम देखते हैं ना कंक्रीट में, तो वो चीज़ यहाँ पर हम परफॉर्मेंस कहते हैं उसको। तो टरबाइन की परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाएगी, थोड़ा दिन काम करेगी, फिर उसका परफॉर्मेंस खत्म हुआ, एफिशिएंसी एकदम खत्म, मतलब उतना काम ही नहीं कर पा रहा, ब्लेड वगैरह टूटा हुआ है ड्यू टू पिटिंग, इरोजन, कैविटेशन हो गया, उसमें गड्ढे हो गए ब्लेड के ऊपर। समझ रहे हो? स्मूथ फ्लो वगैरह नहीं हो रहा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा, परफॉर्मेंस विल गेट हैम्पर। तो ड्यू टू कैविटेशन परफॉर्मेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्बाइन विल गेट हैम्पर। परफॉर्मेंस of this particular turbine will get hamper। तो हम अपना परफॉर्मेंस खराब करना चाहेंगे क्या? हैं? नहीं चाहेंगे। नो नो नो, हमको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा देना है, खराब क्यों करेंगे? इसलिए P2 के वैल्यू को मिनिमम तो रखेंगे हम, P2 का वैल्यू जो है उसको हम मिनिमम रखेंगे, लेकिन कम से कम कितना रखेंगे? मिनिमम वैल्यू ऑफ P2 है ना, P2 बाई रो जी का जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू इट मस्ट बी ग्रेटर देन इन एनी कंडीशन वेपर प्रेशर। नो कैविटेशन, किस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग ये मिनिमम हमने डिसीजन लिया? नो कैविटेशन, कैविटेशन ना हो। है ना, हम कुछ इसी तरह से सिस्टम को डिजाइन करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ? ये लॉजिक क्लियर है। अब इसका रेंज पे बात करते हैं कि इसका रेंज कितना होना चाहिए। व्हाट इज दिस रेंज? ये रेंज जनरली होता कितना और कितना होना चाहिए? तो देखिए, मैं आपको रेंज के बारे में बताऊं। ये जो वेपर प्रेशर होता है वाटर का कितना होता है? 2.03 किलो पास्कल। ये कितना होता है? 2.03 किलो पास्कल। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 101325 पास्कल, इतना होता है ना। और वाटर प्रेशर होता है 2.03 किलो पास्कल। सो जनरली ये देखा गया है कि ये जो हेड आपको नजर आएगा ना, ये जो हेड, दिस हेड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.5 मीटर हेड ऑफ वाटर, 2.5 मीटर ऑफ वाटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? PATM बाई रो जी कितना होता है? ये हेड इट इज 10.3 मीटर ऑफ वाटर। सो इसका जो रेंज होगा, ठीक है, इसका जो रेंज होगा, इसका रेंज किसके किसके बीच होना चाहिए? फिर इसका जो रेंज होना चाहिए किसका? P2 बाई रो जी का
ये ऐसा होना चाहिए कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन 2.5 मीटर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर के से ज़्यादा, बट लेस देन, ये लेस देन इक्वल टू होगा आपका, इक्वल टू वो तो प्रेशर इंक्रीज होगी, आप ऐसे जनरली रेंज आप लेस देन ही लिखिए, लेस देन पी एटीएम बाई रोजी। वो तो ड्राफ्ट ट्यूब में फ्लो करते वक्त प्रेशर इंक्रीज होता है ना, ये तो हम P2 बाई रोजी का वैल्यू का बात कर रहे हैं, पी एटीएम बाई रोजी मतलब पी एटीएम बाई रोजी मतलब 10.3 मीटर ऑफ वाटर। छोटा ऑब्जेक्टिव, छोटा एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है क्या, है ना, और बच्चे करते क्या है, वो डायरेक्टली इस चीज को याद कर लेते हैं। आपको लगता है वी नो एवरीथिंग अबाउट ड्राफ्ट ट्यूब, लेकिन अंदर में रीजन क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मालूम था नहीं मालूम होता। फाइनली अब जाके मालूम होती है कि अच्छा इसलिए ये वैल्यू हम लेते थे ताकि कैविटेशन ना हो, समझ के बात को। और वो पी एटीएम बाई रोजी से नीचे कम क्यों ताकि एफिशिएंसी मैक्सिमम मिले, मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर एनर्जी इनटू रनर पावर ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन है, ठीक है, तो रनर पावर आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर कैविटेशन अगर होगा परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाएगा, है ना, सब चीज़ देखा जाता है ना, ऐसा थोड़ी ना है। ओके, तो ये बात हो गई आपकी। नाउ अब एक कंसेप्ट आता है एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब हम कैसे निकालेंगे। एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है, तो देखिए एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब मतलब इटा dt, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका फॉर्मूला देखो ड्राफ्ट ट्यूब का पर्पस क्या है, रोल क्या है, मैंने आपको अभी समझाया था। द रोल एंड पर्पस ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज बेसिकली जो टरबाइन के एग्जिट पे जो काइनेटिक एनर्जी था उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था ताकि वहाँ पे फ्लो वगैरह हो पाए, है ना, उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना, यही उसका रोल था ड्राफ्ट ट्यूब का, बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव यही था ड्राफ्ट ट्यूब का। क्लियर है। तो इनपुट क्या है इसमें, इनपुट क्या है, एफिशिएंसी अगर हमको देखना है तो हम एफिशिएंसी क्या देखेंगे, हम यही देखेंगे जो इनपुट काइनेटिक एनर्जी था, मतलब v2 स्क्वायर बाई 2g, उस काइनेटिक मतलब उस वेलोसिटी हेड का कितना हेड आपका प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो गया, यही होगा आउटपुट। मतलब हम अगर लिखेंगे जैसे कि मतलब एफिशिएंसी हम कैसे लिखते हैं, देखो एफिशिएंसी हम लिखते हैं आउटपुट बाय इनपुट, है ना, इनटू 100 ऐसा लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनपुट कितना आपने दिया, v2 स्क्वायर बाई 2g, इतना का वेलोसिटी हेड था इनपुट के फॉर्म में। अब इसी का कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है, आउटपुट कहने का मतलब इसका कितना हेड प्रेशर हेड के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, यही हमको देखना है। तो v2 स्क्वायर बाई 2g था, तो इसका कितना कन्वर्ट हो गया होगा, माइनस v3 स्क्वायर बाई 2g जितना होगा, ये जो हेड जितना होगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस आया होगा वो क्या आया होगा, जब वाटर फ्लो कर रही है ड्राफ्ट ट्यूब में तो ये जो डिफरेंस है ये प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो गया होगा, समझे, ये प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो गया होगा। अब देखिए तो ये तो हो गया। अभी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कि ड्राफ्ट ट्यूब में लॉसेस भी हो गया, कौन सा, फ्रिक्शनल हेड लॉस, तो उस लॉस को भी यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। तो ऐसे हम लिखते हैं एफिशिएंसी ओवरऑल फॉर्मूला, उस लॉस को भी इंक्लूड करना होगा। ये लॉस को ऊपर हम क्यों इंक्लूड कर दिए, क्योंकि आपका आउटपुट अभी इतना ही है ना, अगर हेड लॉस हुआ है तो टोटल इनपुट का v2 स्क्वायर बाई 2g का कितना प्रेशर हेड में कन्वर्ट हुआ, तो आप माइनस v3 स्क्वायर बाई 2g माइनस हेड लॉस करेंगे, जितना हेड बचा उतना ही हेड v2 स्क्वायर बाई 2g का उतना ही हेड प्रेशर में कन्वर्ट हुआ होगा। यही तो हम देख रहे हैं, आउटपुट बाई इनपुट इंटू 100, दिस इज द एफिशिएंसी फॉर्मूला। समझ के बात, कॉन्सेप्ट क्लियर, लिख लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेट वेट सब में आता है, बस कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होने के कारण हम भूल भाल के आ जाते हैं, छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। नेक्स्ट और एक कॉन्सेप्ट, एक नोट में इसको लिख लेंगे, नोट में समझ लेंगे, ज़्यादा बड़ा हम इसको कहानी बना के नहीं लिखेंगे, नोट में समझ लेंगे। देखिए नोट में ये समझो, जैसे ये ड्राफ्ट ट्यूब है,
तो देखिए ड्राफ्ट ट्यूब में जैसे फ्लो हो रहा है, अभी यहाँ तो फ्लो तो हो ही रही है, फ्लो तो हो ही रही है ना, फ्लो तो हम करवा ही रहे हैं कहीं ना कहीं, इसलिए तो ड्राफ्ट ट्यूब को डाला है। तो यहाँ पे प्रेशर है P2, और इधर जो प्रेशर है यहाँ पे ये है PATM, और ये चीज हम देख रहे हैं कि P2 इज लेस देन PATM, P2 इज लेस देन PATM। सो इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर मैं बात करूँ, कोई दो सेक्शन में कंसिडर कर लेता हूँ, ये एक पर्टिकुलर सेक्शन और ये एक पर्टिकुलर सेक्शन, मतलब ड्राफ्ट ट्यूब से अभी पानी बाहर नहीं निकला है, ये मान के चलो ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर में है पानी, ड्राफ्ट ट्यूब से पानी अभी बाहर निकला नहीं है। और ये सेक्शन जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर लेंथ, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ DX लेंथ। यहाँ पे ऊपर पे प्रेशर मैंने कंसिडर कर लिया, देखो जस्ट ऊपर वाला जो लेयर 1 होगा और नीचे वाला लेयर को लेयर 2 कह रहा हूँ, तो ऊपर वाले लेयर पे जो प्रेशर होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू नीचे वाला लेयर, क्योंकि प्रेशर तो ऊपर कम था ना, P2 कम है, P एटमॉस्फेयर से, और जैसे जैसे फ्लो हो रही है प्रेशर इंक्रीज हो रही है, मतलब ऊपर जो लेयर है उसका प्रेशर कम है एज कम्पेयर टू नीचे वाला फ्लूइड लेयर, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर मैं ये लिखूंगा P2 माइनस P1, अगर प्रेशर ग्रेडियंट लिखूं तो P2 माइनस P1 बाई DX लिखूंगा, दिस विल बी योर डेल P अपॉन DX, है ना, प्रेशर ग्रेडियंट या फिर DP अपॉन DX जो भी। तो ये पॉजिटिव है क्या? इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो के डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। तो अगर ऐसा होता था डियर बाबू लोग, फ्लूइड मैकेनिक्स याद करो, प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव, then there is chances of what? Flow separation. Chances of flow separation in draft tube. Flow separation in draft tube. ड्राफ्ट ट्यूब में फ्लो सेपरेशन होने का मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा ना कि मतलब अभी हम तो यही मान के चल रहे हैं कि पूरे ड्राफ्ट ट्यूब में पानी भर के फ्लो हो रहा है, तो उसके बाउंड्रीज को पानी छोड़ देगा, है ना, सेपरेट होने लगेगा, समझ रहे हो? फ्लो वहां से बाउंड्रीज पे बैकवर्ड फ्लो हो रही होगी, मतलब वहां पे फ्लो ही नहीं हो रहा होगा, वहां पे पानी जा ही नहीं रहा होगा। फ्लो सेपरेशन यही होता है। तो फ्लो सेपरेशन होने लगेगा, इस कारण से ईडीस जनरेट होंगे। ये जो फ्लो सेपरेशन होगा, ईडीस वगैरह जनरेट होगा, टर्बुलेंस वहां पे जनरेट होगा जिस लोकेशन पे फ्लो सेपरेशन होने लगेगा। ईडीस टर्बुलेंस वगैरह जनरेट होने के कारण हाई हेड लॉस होगा, मतलब ये जो टोटल हम फ्रिक्शनल हेड लॉस देख रहे थे इसमें और भी हेड लॉसेस जुड़ जाएंगे। तो जो टोटल हेड लॉस है ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर में, इट विल इंक्रीज। इसके कारण क्या होगा, आगे लिखता हूँ, ये नोट को आगे लिखना आपको कंटिन्यू करना है। इसके कारण ये होगा, टोटल हेड लॉसेस in draft tube dt will increase due to turbulence, जब फ्लो सेपरेशन होगा, है ना। तो अगर टर्बुलेंस के कारण फ्लो मतलब ये हेड लॉस इंक्रीज हो जाएगा, तो देखो एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब जो हमने लिखा था वो कम हो जाएगी। सो efficiency of draft tube will decrease। तो क्या हमें एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब को डिक्रीज करना है या ज्यादा करना है? हम इसीलिए तो ड्राफ्ट ट्यूब दे रहे हैं ताकि ओवरऑल हम टरबाइन का परफॉर्मेंस को मेंटेन रखें। तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब को भी अच्छा रखना होगा हमको, तो ये चीज हम अलाउ नहीं कर सकते, फ्लो सेपरेशन ना हो। सो वी हैव टू अवॉइड फ्लो सेपरेशन। तो always avoid flow separation। तो ये फ्लो सेपरेशन को अवॉइड कैसे करेंगे? हाउ? क्वेश्चन क्या है, हाउ टू डू दिस, ये कैसे करेंगे हम? फ्लो सेपरेशन को कैसे अवॉइड करेंगे? याद करो फ्लूइड मैकेनिक्स, वेंचुरी मीटर में भी तो एक डाइवर्जिंग पार्ट था, तो डाइवर्जिंग वाला पार्ट में फ्लो सेपरेशन होने की चांसेस हो रही थी, इसलिए वहां पे एक लॉजिक मैंने आपको बताया था कि जो डाइवर्जिंग एंगल है वो 5 से लेकर 7 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो ये ड्राफ्ट ट्यूब है
ये ड्राफ्ट ट्यूब भी तो ऐसे डाइवर्जिंग एरिया का है ना, तो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया है ना। सो द डाइवर्जिंग एंगल, जिस एंगल पे ये डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, डाइवर्जिंग एंगल जो होना चाहिए, इट मस्ट बी विद इन रेंज ऑफ 5 डिग्री टू 7 डिग्री, ऐसा होना चाहिए आपका डाइवर्जिंग एंगल। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो फ्लो सेपरेशन की चांसेस बढ़ जाएगी, मतलब फ्लो सेपरेशन होना ही होना। सो डाइवर्जिंग एंगल कम से कम होना चाहिए, और इसका मतलब यही हुआ कि जो एरिया है ना यहाँ पे, ठीक है, ये जो डाइवर्जिंग एरिया है, इट मस्ट बी ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, ठीक है, एरिया मस्ट बी ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। इसका मतलब यही हुआ, एरिया मस्ट बी ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। सो ड्राफ्ट ट्यूब का आपसे पूछेगा कि फ्लो सेपरेशन वगैरह ना ही हो, एफिशिएंसी ज़्यादा मेंटेन रहे, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? डाइवर्जिंग एंगल मस्ट बी विद इन 5 to 7 डिग्री, मतलब लमसम 6 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, ये 3 डिग्री का आपको डेटा दिया रहेगा, तो वही ऑप्शन में टिक लगाना है, उससे कम रहना है, समझ गए? तभी आपका ग्रेजुअल इंक्रीज इन एरिया देखने को मिलेगा, और फ्लो सेपरेशन वगैरह नहीं होगा, तो टर्बुलेंस वगैरह जनरेट नहीं होगा, तो हाई हेड लॉस जनरेट नहीं होगा, तो एफिशिएंसी डिक्रीज नहीं करेगी ड्राफ्ट ट्यूब की। सभी लिंक्ड अप हो गए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर? और कुछ और बताओ, और कुछ सेवा करें आपका है? यही था आपका ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। तो मोटा मोटी ये ड्राफ्ट ट्यूब है। अब मुझे ये बताइए, ठीक है, दूसरी बात ये बताओ, अब क्या बात करिए, तो समझ ही गए, इतना ही समझना। ये तो हम रिएक्शन टरबाइन में हम समझे कि हमें क्यों करना पड़ेगा, तो ओवरऑल रिएक्शन टरबाइन का परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर दे रहा है। लेकिन हम फ्रांसिस कह रहे हैं, पेल्टन व्हील टरबाइन में जो इम्पल्स टरबाइन था, वहां पे हम ड्राफ्ट ट्यूब क्यों नहीं लगाते? वाई वी नॉट यूज ड्राफ्ट ट्यूब इन केस ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन, जो कि एक तरह का इम्पल्स टरबाइन था, प्योर इम्पल्स टरबाइन, वहां पे हम क्यों नहीं यूज करते? तो एक चीज मैंने आपको बताया था कि पेल्टन टरबाइन के केस में या फिर इम्पल्स टरबाइन के केस में जो प्रेशर होती है ना, जब भी वाटर फ्लो करता थ्रू आउट दी रनर, है ना, एंट्रीज लेके एग्जिट पर सब कुछ टेल रेस तक जाने, जो प्रेशर है सिस्टम में वो रहती है कांस्टेंट। वहां पे रिएक्शन वाला पार्ट ही नहीं था, है ना। तो रनर के एंट्री पे जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर रनर के एग्जिट पे हो, पूरे सिस्टम में प्रेशर है कांस्टेंट, दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो वहां पे हमें ड्राफ्ट ट्यूब लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, समझ रहे हो बात को? बस यही रीजन है, यहाँ पे हमको ड्राफ्ट ट्यूब लगाने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि आप यहाँ पे प्रेशर अलग है, एंट्री पे प्रेशर अलग है, एग्जिट ऑफ रनर पे प्रेशर अलग है, समझे बात को? एंट्री पे प्रेशर अलग और एग्जिट पे प्रेशर अलग। और एफिशिएंसी को अगर मैक्सिमाइज करना है, कहने का मतलब है रनर पावर अगर मैक्सिमाइज करना है, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हमको क्या करना है, ये जो प्रेशर P2 यहाँ पे, चूंकि आप प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो प्रेशर P2 था इसको हम कम से कम रखना है। तो ये कम से कम हम तभी रख पाएंगे जब हम ड्राफ्ट ट्यूब वाला सिस्टम यूज करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने देखा पूरा का पूरा ड्राफ्ट ट्यूब का कंसेप्ट को, समझे बात को? ठीक है, दिस इज द केस। वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट थी पूरे सिस्टम में, इसलिए उसका ड्राफ्ट ट्यूब का कोई एप्लीकेशन वहाँ पे नहीं है, समझे? वहाँ पे इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता जो यहाँ पे आ रहा था, एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस में डिक्रीजिंग वाला कंडीशन जो यहाँ पे आप देख रहे थे। ओके, ठीक है। नाउ अब हम क्या देखेंगे, ये डाइवर्जिंग एंगल वगैरह समझ में आ गया। ग्रेजुअली एरिया को इंक्रीज करना चाहिए। देखो, एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज मतलब सडन इनलार्जमेंट वगैरह हमने जब बताया था फ्लूइड मैकेनिक्स में, वहाँ पे देखिए ईडी हेड लॉसेस वगैरह आ रहे थे क्या, समझे? तो हेड लॉस कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है ना, तो एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? जहाँ पे सडन इनलार्जमेंट होगी वहाँ पर एफिशिएंसी मतलब हेड लॉस ज़्यादा होगा। तो ग्रेजुअली एनलार्ज करो, सडनली नहीं करो, ठीक है? सब डेरिवेशन फ्लूइड मैकेनिक्स में करवाया है 100%, कोई बहाना नहीं, कोई लॉजिक नहीं चलेगा, मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा आपका। ओके, और मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाला, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन करवा के छोड़ेंगे। कीप दिस स्क्रीनशॉट विथ यू, या फिर आप क्वेश्चन को लिख लीजिए कॉपी पे, क्वेश्चन पढ़िए। एक कॉनिकल ड्राफ्ट ट्यूब, कॉनिकल है, इस तरह का ड्राफ्ट ट्यूब है, ठीक है? अच्छा, ड्राफ्ट ट्यूब के क्वेश्चंस को बनाने का सबसे बेस्ट
एंड इजी तरीका क्या है मैं बताऊं? जो डायग्राम हमने बनाया था ना, वो डायग्राम हम सीधा का सीधा बनाएंगे और डेटा को भी लिखते चलेंगे साथ साथ। ओके, तो वो डायग्राम यहाँ पे तो मैं कैसे बनाऊं, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ। ये जो फोटो है इसको मैं ऐसे लेके आता हूँ, इधर इधर लेके आ जाता हूँ ऐसे। ठीक है, अब छोटा कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, आपको तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बगल में ये डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ड्राफ्ट ट्यूब जो है ये टरबाइन था। पहले डायग्राम बना लीजिए फटाक से, तो फिर इजी होगा। दिस इज योर सेक्शन 2। नाउ ये था ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब थी टेल वाटर में इमर्स्ड हुआ करती थी। दिस इज योर एग्जिट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, इसको मैं कह रहा हूँ सेक्शन 3। टेल वाटर में वाई डेप्थ इमर्स हुआ करता था, है ना, ऑलवेज वाई डेप्थ इमर्स हुआ करता था। इसके ऊपर का जो ये था, इट इज योर एच एस हाइट, दिस इज योर एच एस हाइट। यहाँ से P2 प्रेशर, V2 वेलोसिटी, यहाँ पे P3 प्रेशर, V3 वेलोसिटी, यहाँ पे P एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, P ATM बाई रो जी, P ATM बाई रो जी। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब पढ़ो क्वेश्चन। ए कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब हैविंग इनलेट एंड आउटलेट डायमीटर 1 मीटर एंड 1.5 मीटर। सबसे पहला मुद्दा, मतलब एट पॉइंट 2 जो डायमीटर है D, यहाँ पे इट इज 1 मीटर। आउटलेट मतलब सेक्शन 3 पे जो डायमीटर है, इट इज योर, यही तो है आपका डेटम भी है ये, है ना, इट इज योर डेटम ऑल्सो। ये डायग्राम बना लीजिए। अब डायग्राम में सीधा का सीधा डेटा लिखिए, क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे जो डायमीटर है सेक्शन 3 पे, इट इज योर 1.5 मीटर। डिस्चार्जेस वाटर एट आउटलेट विद ए वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब V3 जो वेलोसिटी दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड, V3 वेलोसिटी इज गिवन। द टोटल लेंथ ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज 6 मीटर। टोटल लेंथ ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज 6 मीटर। टोटल लेंथ कहने का मतलब है y प्लस एच एस दोनों मिला के 6 मीटर, y प्लस एच एस मिला के 6 मीटर। टोटल लेंथ तो वही होता है ना, y प्लस एच एस। एंड 1.2 मीटर ऑफ लेंथ ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज इमर्स्ड इन वाटर। मतलब y जो है, y इज इक्वल टू 1.2 मीटर, है ना, y जो है इट इज योर 1.2 मीटर। और टोटल लेंथ कितना था आपका? टोटल लेंथ वाज योर 6 मीटर। तो एच एस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना, एच एस का मैग्नीट्यूड होगा 6 माइनस 1.2 विच विल बी इक्वल टू 4.8 मीटर। दिस लेंथ इज योर 4.8 मीटर। ध्यान रखिए, टोटल लेंथ हमने बताया था, यहीं पे बच्चे गलती भी करते हैं, तो इसलिए ऐसा करिए। इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इज 10.3 मीटर ऑफ वाटर, मतलब P ATM बाई रो जी जो दिया है ये 10.3 मीटर दे दिया, 3 मीटर ऑफ वाटर दिया इन टर्म्स ऑफ वाटर हेड। एंड लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन ड्राफ्ट ट्यूब इज इक्वल टू 0.2 इंटू वेलोसिटी हेड एट आउटलेट ट्यूब। मतलब HF फ्रिक्शनल हेड लॉस इन ड्राफ्ट ट्यूब का जो मैग्नीट्यूड गिवन है, इट इज 0.2 इंटू व्हाट, V3 का स्क्वायर अपॉन 2G वेलोसिटी हेड एट आउटलेट ऑफ द ट्यूब। वेलोसिटी हेड एट आउटलेट कितना होगा, V3 स्क्वायर बाई 2G। फाइंड ए प्रेशर हेड एट इनलेट, मतलब P2 का वैल्यू निकालो बाबू। एफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब, इटा DT। 2 आइटम पूछा है, सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल। क्या करो, एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करो पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 पे। अप्लाई एनर्जी इक्वेशन एट सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। राइट द इक्वेशन, अप्लाई एनर्जी इक्वेशन एट 2 एंड 3। ठीक है, अप्लाई कर दिया। P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस व्हाट, P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस डेटा मेट, है ना, डेटा मेट कितना, y प्लस एच एस इक्वल टू P3 बाई रो जी को लिखने के जगह मैं P3 का वैल्यू को डायरेक्ट लिखता हूँ। तो P3 इक्वल टू क्या होगा, P ATM बाई रो जी प्लस y, हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस V3 स्क्वायर बाई 2G प्लस 0, डेटा में हेड इक्वल टू 0 प्लस हेड लॉस HF। ठीक है, और HF का वैल्यू को भी यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। HF इक्वल टू 0.2 इंटू V3 का स्क्वायर बाई 2G, इसको भी डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। अब देखो
तो हमको कौन कौन सा डेटा मालूम है, वाई मालूम है, एच एस मालूम है। अच्छा यहाँ दोनों बगल से वाई वाई खत्म कर दो पहले। अब ये दोनों बगल से वाई वाई हो जाएगा खत्म, कैंसिल आउट, वाई हो गया खत्म। ठीक है, तो ये बीच में प्लस लिखिए यहाँ पे एच एस सिर्फ रहेगा, ये वाई वाई दोनों बगल खत्म हो गया। P2 बाई रोजी का वैल्यू हमको निकालना है, ये वैल्यू हमको निकालना है। PATM बाई रोजी 10.3 गिवन है, HS हमको मालूम है, V3 बाई 2G हम निकाल सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं कौन सा 0.2 इंटू V3 बाई 2G। V2 का वैल्यू कितना है, व्हाट इज V2, व्हाट इज V2 ये नहीं मालूम। हाउ टू कैलकुलेट दिस, कंटिन्यूटी इक्वेशन, यूज कंटिन्यूटी। रनर के एंट्री एग्जिट पे जितना पानी होगा उतना ही पानी तो ड्राफ्ट ट्यूब से एग्जिट करके आ रहा है। डिस्चार्ज कांस्टेंट इन ड्राफ्ट ट्यूब है ना, मतलब Q इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, Q इक्वल टू कांस्टेंट। तो Q इक्वल टू क्या होता है, फ्लो एरिया इनटू वेलोसिटी, है ना। तो एट सेक्शन 2 हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया फ्लो 2 इंटू V2 must be equal to area flow at 3 into V3। सो क्या होगा, पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर इंटू V2 एट 2 मतलब सेक्शन 2 पे, इंटू पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर इंटू V3 कहाँ पे, एट सेक्शन 3 पे। यहाँ से देखिए ये कांस्टेंट है तो कट जाएगी, पाई बाई 4 दोनों बगल से खत्म। नाउ यहाँ से हम निकाल सकते हैं आपका D3 का वैल्यू, सॉरी V2 का वैल्यू, मतलब 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर इंटू V2 का V2, 1 का स्क्वायर इंटू V2 मस्ट बी इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर इंटू V3 इक्वल टू कितना 2.5 गिवन है, V3 इक्वल टू 2.5 गिवन इन क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका ये कितना निकल जाएगा, कैलकुलेट करिए। तो V2 इक्वल टू 5.625 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये निकल गया V2। नाउ कैलकुलेट फ्रिक्शनल हेड लॉस, 0.2 इंटू V3 का स्क्वायर बाई 2G, कैलकुलेट कर लो। 0.2 इंटू V3 मतलब 2.5 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.81, 2 इंटू 9.81, दिस वैल्यू विल गेट 0.064 मीटर, इतना का वैल्यू मिलेगा। पुट ऑल दिस वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P2 बाई रोजी। सारा वैल्यू पुट करिए, P2 बाई रोजी का वैल्यू को निकालिए। तो P2 बाई रोजी इक्वल टू, सॉरी ऐसे करिए, ऐसे लिख दीजिए, P2 बाई रोजी प्लस क्या V2 स्क्वायर बाई 2G, मतलब 5.625 का स्क्वायर बाई 2G 2 इंटू 9.81 प्लस HS मतलब 4.8 मीटर, और कुछ है नहीं, 10.3 मीटर हो गया PATM बाई रोजी। 10.3 डायरेक्ट लिखता हूँ, डेटम उसका 0 है, प्लस ये V3 स्क्वायर बाई 2G का वैल्यू कितना 2.5 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.81 प्लस यहाँ पे क्या होगा, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन 0.064 मीटर। कैलकुलेट कर लो, और कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, देख लो, चेक कर लो। P2 बाई रोजी का जो वैल्यू मिला, ये कितना मिला, ये मिलेगा आपको 4.25, ऐसा 4.25 मीटर, चेक करिए, ऑफ वाटर। किसी का 2.5 आ रहा होगा, किसी का 2.6, किसी का 2.7, किसी का 2.4, 2.3, हमने राउंड अप कर दिया 4.25, तो इतना आएगा P2 बाई रोजी। अब चेक करिए इतना आ रहा, अगर आंसर इतना आ रहा है तो अब देखो कन्वेंशनल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अब हम एक नोट बना के लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस टरबाइन इज सेफ अगेंस्ट कैविटेशन, है ना, मतलब रेंज क्या होना चाहिए कैविटेशन से प्रिवेंट करने के लिए, ग्रेटर देन 2.5 मीटर। मैंने बोला था, यहाँ पे आया कितना 4.25, देन दिस टरबाइन इज सेफ अगेंस्ट कैविटेशन, दिस टरबाइन is safe against cavitation, you can comment like this, okay, अच्छा इम्पैक्ट होता है against cavitation,
बड़ा सिंपल होते हैं ड्राफ्ट ट्यूब के क्वेश्चन, बस आपको कंसेप्ट जो हमने सिखाया वो मालूम होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव सारे लगा लोगे, कन्वेंशनल भी सारे लगा लेंगे। वेरी इजी, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ड्राफ्ट ट्यूब, इट इज़ नथिंग बिग डील। नेक्स्ट, अभी क्या पूछा है, एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब कैसे निकालेंगे? सिंपल, V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V3 स्क्वायर बाई 2G माइनस हेड लॉस, है ना। तो हेड लॉस भी कितना हो रहा है, 0.2 इंटू V3 स्क्वायर बाई 2G, 0.2 इंटू V3 स्क्वायर बाई 2G डिवाइडेड बाई V2 स्क्वायर बाई 2G। सारा डेटा है, सब कुछ आपके पास है, पुट करो वैल्यू, कैलकुलेट कर लो, इंटू 100। V1 का V2 का वैल्यू है ही, V3 का वैल्यू है ही, सब कुछ तो है ही। तो एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब जो यहाँ पे आपको मिलता हुआ नजर आएगा, डियर बॉयज एंड गर्ल्स, यू विल गेट 76.27 डिग्री, सॉरी 27%। दिस इज योर एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। समझ में आ गया? विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ड्राफ्ट ट्यूब। दिस लेक्चर इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ से जो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया टू मीन्स साइंटिफिक क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द टाइप ऑफ टरबाइन विच आई एम गोइंग टू यूज इन अ हाइड्रो पावर प्लांट। इतना सारा जो टरबाइन हमने देखा, कौन कौन सा देखा? इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, सब हर एक अलग अलग तरह का देखा। उसमें भी फ्रांसिस है, काप्लान है, ये है, फलना ढिमका, बहुत सारा चीज़ है। इनमें से मैं कौन सा टरबाइन यूज करूंगा इन रियलिटी अपने हाइड्रोलिक पावर मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? ऑब्वियसली हम वही टरबाइन को यूज करने वाले हैं जिसका एफिशिएंसी होगा मैक्सिमम और परफॉर्मेंस होना चाहिए सुटेबल, बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए। आई एम गोइंग टू ऑलवेज सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर टरबाइन विच इज गोइंग टू गेट मी मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड बेस्ट परफॉर्मेंस। सो इसके लिए एक साइंटिफिक क्राइटेरिया होता है ना, ऐसे ही हम सेलेक्ट नहीं कर लेते हैं। वी हैव सम प्रोसीड्यूर, वी हैव सम साइंटिफिक क्राइटेरिया, हम उसे लर्न करेंगे जिसमें हम देखेंगे स्पेसिफिक स्पीड वगैरह के कॉन्सेप्ट्स को, उसके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको डिफरेंट एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा, गेट तक में भी, ईएससी तक में भी, ऑब्जेक्टिव के लिए वो ज़्यादा फेवरेबल चैप्टर होता है। स्टेट AJE एग्जामिनेशंस में objective questions are directly asked from there, maximum objective questions. So we are going to cover that particular topic just in next class. उसे एक ही क्लास में कवर अप करेंगे। उसके बाद we will उसी क्लास में हम फिर मॉडल एनालिसिस भी करेंगे। So come and revise and come in next class। कौन सा चैप्टर? डायमेंशन एनालिसिस। इस चैप्टर के बाद आप ये जो क्लास है, इसके बाद आप डायमेंशन एनालिसिस के टॉपिक जो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा रखे हैं आपको, उसे थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज देयर। हम मॉडल एनालिसिस वगैरह करेंगे देयर, यू मस्ट नो द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, उसके बिना फिर नहीं होगा। ठीक है, तो उस टॉपिक को आप रिवाइज करके आइएगा। फिर आगे हम चालू कर देंगे अपना पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसके बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट को देखेंगे, लर्न करेंगे। देन आफ्टर वी विल लर्न द concept of what? Reciprocating pump. With this our hydraulic machine topic will be completed corresponding to ESC, GATE, SSC, State A, State C, any examination all over India, competitive examinations, topic clear 100%। ठीक है, गुड लक। लाइक कॉन्सेप्ट डिकोडर, सब्सक्राइब। ये हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी इज डिग्रेडेड, पेड में कुछ और पढ़ाएंगे। नो नो नो, यूट्यूब पे जो मैक्सिमम पेड पढ़ाने वाले हैं उनसे भी 1000 गुना बेटर है ये। ठीक है।